जनरली क्या होता है कि जैसे आप लोग तो एक इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और उस पर उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि चलो काम हो जाएगा, लेकिन जब रीजनल ऑफिसर्स आते हैं हम लोगों के रीजन में अलग अलग, तो उनकी अपनी अलग वो लिस्ट चल जाती है, ये पेपर भी अलग चाहिए, वो पेपर भी, ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो ये ना हो कि अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिससे कि कम से कम इंडस्ट्री को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबमिट हो जाएंगे। नहीं अश्विनी जी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का काम काफी सेंट्रलाइज है, इनके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग के जो कागज मैंडेटरी हैं वो पोर्टल पे भी अपलोड हो रही हैं, जैसे एफिडेविट है या एसटीपी के लिए एफिडेविट क्या है, इंफ्रा के लिए एफिडेविट क्या है, सब अपलोड हो रही है। इससे हमारा जो सेंट्रल में पोर्टल है ना नो कैप में, वहां पे भी उन्होंने अपलोड कर दिया है कि क्या क्या लैंग्वेज रहेगी उसकी एफिडेविट की। अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, पंकज जी। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्ते सर, नमस्कार सेक्रेटरी साहब और जितने भी हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। और त्रिपाठी जी जैसा दिखाई दे रहा है, त्रिपाठी जी भी है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। त्रिपाठी जी, पीके त्रिपाठी साहब, रीजनल डायरेक्टर, नमस्कार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का कुछ डिस्कशन चल रहा था, मैंने जब ज्वाइन करा तो कुछ डिस्कशन चल रहा था, मैं उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। त्रिपाठी जी आपका थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब अनम्यूट हो गया। पंकज जी, हम लोगों का डिस्कशन ये चल रहा था कि अपना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो काफी कुछ वैसे भी सेंट्रलाइज है बहुत ज्यादा। इनके आपके रीजनल ऑफिसेज मेरे ख्याल से यूपी में एक या दो ही हैं बस। नहीं, लखनऊ में ही बस एक ही केवल लखनऊ में ही है, तो लखनऊ से ही सब कंट्रोल होगा पूरा यूपी। तो इसलिए बहुत ज्यादा हर जगह में रीजनल लेवल पे कुछ नहीं देना है, बस एक ही जगह से हमें इंटरेक्शन रखना है अपने रीजनल ऑफिस लखनऊ से। जो पेपर चाहिए सबको मुझे पता है क्या क्या पेपर देना है। हाँ, अभी हमारे कोलीग हैं, ये पूरा डिटेल में बताएंगे। उसमें हर चीज हम लोग क्लियर कर देंगे। हाँ, एक्चुअली मेन पर्पस आज का ये था कि एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर विकास रंजन जी हैं, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी, मधुकर सिंह एंड तेजस, ये लोग हैं, और भी हमारे ऑफिसर इसमें डिप्लॉय किए गए हैं, दे आर वर्किंग। तो मेन पर्पस आज का जो हमारा मीटिंग का था, जैसा हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर में डायरेक्शन था कि आप की जो गाइडलाइंस इसके बारे में अवेयर भी करिए और कितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इजीली वे में, कितने कम समय में हम एनओसी रिलीज कर सकते हैं। तो नई गाइडलाइंस में जो हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले तो हम लोग को भी क्लियरिटी रखनी थी, वो कुछ क्लियर हो गए हैं, तो वो हम आज की के प्रेजेंटेशन में सब क्लियर कर देंगे। और उसके हिसाब से जब आप कागज रखेंगे तो कम से कम हमें क्वेरी भेज के जो 15 दिन का टाइम वेस्ट होता था, उससे वो टाइम हम कम कर सकते हैं। और जब आप कागज आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद होता है कि एनओसी अप्रूवल में जब हम करेंगे तो आपको हम एक मैसेज भेजेंगे कि इतना अमाउंट आपका आ रहा है 1 ईयर या 2 ईयर के हिसाब से, जो एब्स्ट्रैक्शन चार्ज और ओई ब्लॉक में रिस्टोरेशन चार्ज, उसको आप जमा करके जब रसीद भेजेंगे उसके बाद आपकी एनओसी रिलीज हो जाएगी। अप्रूव तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपके सारे कागज पूरे हो जाएंगे, रिलीज उस दिन होगी जिस दिन आपका फीस जमा हो जाएगी। और इसमें दूसरा ये था कि जैसे आप कह रहे थे कि एक कोई कहीं पे हम कैंप कर सकें, तो आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे वहां हम लोग आकर के इसको स्पीड अप करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं, यदि आप लोग और लंबा समय ना निकालना चाहें तो मैं डॉक्टर विकास रंजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्रेजेंटेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इसका संचालन शुरू से करेंगे। आप लोग अच्छा, ठीक है। आप हमारे बीच में आए हैं तो स्वागत भी एक हमारी परंपरा है। ठीक है। हमारे अश्विनी खंडेलवाल जी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो यू विल स्टार्ट। ठीक है, ओके। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ज्योत्सना, एक तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को एक बार म्यूट कर दीजिए, जिससे कि बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो और हम लोग बहुत प्रॉपरली सारे डिस्कशन करते सकें। तो साथियों, आज की सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के साथ जो हमारी मीटिंग हो रही है
जो अभी 24 सितंबर को नए रूल्स आए हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, और जिसमें एक अच्छी बात ये भी आई है कि 10 KL से कम यूज जिन इंडस्ट्रीज का पर डे का है उनको एनओसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन सारी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज की इस मीटिंग में आप सब लोगों का, अपने सारे सीनियर मेंबर्स का, अपने प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, और आज के हमारे जो मेहमान हैं मिस्टर PK त्रिपाठी, रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज, डॉक्टर विकास रंजन, साइंटिस्ट सी, श्री अनमोल शर्मा, साइंटिस्ट सी, श्री जगदम्बा प्रसाद, साइंटिस्ट डी, और श्री मधुकर सिंह, साइंटिस्ट बी। आप लोग CGWA की तरफ से हैं जो हम लोगों को आज ब्रीफ करेंगे कि नए रूल्स के हिसाब से जिन लोगों को रिक्वायर्ड है वो एनओसी किस तरह से लेंगे, किस तरह से वो इसको अपना आगे प्रक्रिया होगी, और जिन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है एनओसी उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसमें भी कोई हमें एप्लीकेशन वगैरह या लेटर वगैरह देना होगा या लेना होगा। इन सारी बातों पर अभी चर्चा होगी और इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों का इस मीटिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मीटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने प्रेसिडेंट श्री पंकज गुप्ता जी को ओपनिंग रिमार्क दें। थैंक यू अश्वनी जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच श्री PK त्रिपाठी जी, रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज नॉर्थ CGWA उपस्थित है। मैं उनका IAA के परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और उनके साथ हमारे एमिनेंट स्पीकर्स, बहुत ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी अश्वनी जी ने बताया, तो वो हम लोगों को अपना CGWA से संबंधित सब बातों को बताएंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने मेरे उद्यमी साथी और जितने भी मेहमान और जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथियों, जैसा अभी अश्वनी जी ने बताया, CGWA की बहुत सी गाइडलाइन अभी आई है, उसको देखते हुए बहुत सारे नियम कानून और बहुत गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है, जो कि इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ले जाने का प्रयास है। और हम सभी जानते हैं, देखिए, पानी एक ऐसा इस समय क्राइसिस हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, नहीं पूरे विश्व में, कि जिसकी उपयोगिता सबसे अधिक है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। उसको हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि बहुत लिबरली उसका इस्तेमाल किया और बहुत पानी हमने वेस्ट किया। जरूरत बहुत कम होती थी, लेकिन हमने ये मानते हुए, क्योंकि एक प्राकृतिक चीज है, हमें प्रकृति से मिल रही है, हम, और इसके ऊपर कोई एक पहले पैसा भी नहीं होता था हिंदुस्तान में, तो पानी एक ऐसी चीज थी कि चारों तरफ पानी पानी होता था। गंगा, जमुना, दुनिया भर के सोर्सेस थे, और ग्राउंड वाटर जो पूरी तरह से भरा हुआ था, हमारा ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल इतना हाई था। जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, NCR रीजन में, वहां तो 10 मीटर भी, 10 मीटर नहीं, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 5 मीटर भी अगर जो हम गड्ढा खोदते थे तो पानी निकल आता था। गंगा के दोआब के बीच में हम लोग बैठे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी बहुतायत थी पानी की, लेकिन शने शने हम लोगों ने उसकी वेस्टेज करी, हमने उसका सदुपयोग नहीं करा। और आज स्थिति ये बन गई कि इसके लिए एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, उसको कैसे उपयोग करा जाए। उसमें हम पूरे सभी लोग, इस मानव, हम लोग सभी क्षेत्र के लोग जो हैं उसके लिए दोषी हैं। इंडस्ट्री भी उसमें ऑफ कोर्स दोषी होगी डेफिनेटली, लेकिन इंडस्ट्री से भी ज्यादा जो वेस्टेज करी है वो और अन्य लोगों ने भी की। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर है, जहां पर आसानी से हर चीज को रेगुलेट किया जा सकता है। और इस रेगुलेशन की वजह से, जैसा कि हमारी बीच में पहले मीटिंग हुई जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, तो उसके अंदर यही हुआ कि भाई किसानों के ऊपर भी, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है,
लेकिन किसान भी बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। तो वहां पे भी हमें कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो वहां भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है इस समय। एग्रीकल्चर जिस तरह से हो रही है, एग्रीकल्चर को हमें कंट्रोल करना है पानी के मिसयूज से के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग जो घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत मिसयूज हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो नियम तो सब जगह बनने चाहिए, वेस्टेज जहां हो रही है वहां रुकावट होनी चाहिए, और शायद सरकार इसलिए इस ओर प्रयास भी कर रही है। और इस प्रयास से हमें एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि शायद आने वाला समय जो हम पहले देख रहे थे कि 25-30 साल के अंदर हो सकता है कि हमारे ग्राउंड वाटर मिलना ही बंद हो जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास करे हैं। गवर्नमेंट के भी प्रयास हैं, सामाजिक संस्थाओं के भी प्रयास हैं, और हम लोग भी इंडस्ट्री वाले, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जहां जहां हमारी आवश्यकता सरकार को पड़ती है हम हमेशा खड़े रहते हैं। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से इसी वजह से है क्योंकि जो ये नियम बनाया गया CGWA के द्वारा, गाइडलाइंस जारी करी गई है MSME के लिए, उसमें भी स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल के लिए पहले ये बनाया गया था कि 10 KL तक अगर जो हम पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें NOC की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कोई शक नहीं कि माइक्रो और स्मॉल इतना छोटा सेक्टर है कि उनके ऊपर इस तरह के NOCs और इस तरह की जो रेगुलेशंस हैं वो अगर जो हम लागू करते हैं तो उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब माइक्रो इंडस्ट्री को भी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को भी इसके अंदर आने की का प्रयास है, और शायद हम लोगों ने भी एक लेटर लिखा है कि मीडियम इंडस्ट्री जो कि 10 KL से नीचे इस्तेमाल करती है उसको भी NOC से बाहर रखा है। क्रिटिकल और जो ओवर एक्सप्लॉइटेड जो क्षेत्र हैं उसमें तो डेफिनेटली जो भी एक तरीका अपनाया गया है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। हमारे बीच हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत हमारे इस विषय के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से हमारे साथी लोग भी हैं, हमारे मनमोहन जी CGWA और अन्य मीटिंगों में जो स्टेट से संबंधित मीटिंग्स थी, क्योंकि यूपी ने अपना एक्ट बना दिया है। यूपी के एक्ट के बाद जो CGWA की कुछ गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हुए हम हमारा MSME किस तरह से NOC प्राप्त कर पाएगा, इसके ऊपर आज पूरी चर्चा होनी है। तो मैं सभी का पुनः बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, और अपने मेहमानों का स्पेशली बहुत अभिवादन त्रिपाठी जी का कि उन्होंने ये पहल करी। सबसे अच्छी चीज हमें यह है कि सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जब पहल होती है तो उद्यमियों को एक बहुत उत्साह होता है कि देखिए गवर्नमेंट भी जो है इन सब चीजों के लिए पहल कर रही है, और इन चीजों को बहुत आसान बनाना हमारा बहुत कर्तव्य भी है, और मैं इसकी सराहना करता हूं गवर्नमेंट के इस प्रयास की। त्रिपाठी जी हमारे बीच आज हैं, वो हमें सब के बारे में बताएंगे, और जो अन्य हमारे पैनलिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमें बताएंगे। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि MSME को कम से कम नियम और कानून के दायरे में बांधना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति, क्या पहले से ही स्थिति ये चली आ रही है कि MSME आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ा क्षेत्र है, रोजगार देने का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो जब तक हम उन्हें फ्री हैंड चीजों को इस्तेमाल करने के लिए अगर जो हमने उन्हें मौका दिया, MSME को मौका दिया, तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उत्साहित होकर काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और जो आज हमारा चर्चा हो उसमें यदि हमें हमारे कुछ सुझाव हमारे उद्यमी की तरफ से होंगे तो डेफिनेटली हम त्रिपाठी जी आप तक पहुंचाएंगे, और उसको आप लागू कराइएगा, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की करते हैं, जमीनी स्तर की करते हैं, हम लोग यूजर हैं, हम काम करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो आप तक हम बात पहुंचाएंगे उनको आप इस तरह से लीजिएगा कि वी आर गिविंग द करेक्ट फीडबैक ऑफ द इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं चाहूंगा अपने अश्वनी जी से कि आगे का कार्यक्रम आप संचालन करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो साथियों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, मुख्य तौर से आज हमारे मुख्य वक्ता श्री PK त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और त्रिपाठी जी से वही रिक्वेस्ट जो अध्यक्ष जी ने कही, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है
या जो फीडबैक है उसको आप लोग जरूर समझने का प्रयास करिएगा, और हमारे सुझाव और हमारी समस्याओं को अगर आप सुधार पाएंगे तभी इंडस्ट्री इस चीज के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएगी। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पी.के. त्रिपाठी जी आए और जो अभी नए रूल्स उसके ऊपर प्रकाश डाला है। श्री त्रिपाठी जी। धन्यवाद। जैसा कि शुरुआत से हम लोगों ने बताया कि नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या क्या पेपर्स चाहिए आपको और क्या रिलैक्सेशंस मिल चुका है इंडस्ट्रीज को, और ये विभाग का और मंत्रालय का प्रयास है कि आसानी से एनओसी मिल जाए जो भी प्रोपोनेंट्स है या फर्म को, और जो भी कागज हो उनका समय पे कुछ चीजें चेंज भी हुई, जैसे एफिडेविट देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें चेंज हुई, तो सारा चीजें हम लोग पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं। तो इसका विस्तृत एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है, हम लोगों ने बनाया है जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से आसानी से हम कैसे समझा सकें। तो मेरे साथ मेरे कॉलीग डॉक्टर विकास रंजन जी हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, पहले एक बार आप सारा सुन लीजिए, जो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका रिस्पॉन्स देंगे। प्रेजेंटेशन एक बार हो जाने दीजिए पूरा। जी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सर। हाँ, तो विकास रंजन जी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद त्रिपाठी जी, अध्यक्ष महोदय एवं खंडल लाल जी, जनरल सेक्रेटरी जी। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूं जिसमें कि प्रेजेंटेशन सामने दिख जाए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, आपको जब आ जाए तो जरा सा बता दीजिएगा। हाँ, स्क्रीन आ गई है आपकी। स्क्रीन आ गई है, ठीक जी। तो जैसा कि बताया गया, आप लोग को पता ही है कि हम लोग की नई गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी की आई है। उसके बारे में आप लोग को अवेयर कराने के लिए उसमें अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो बताने के लिए एक ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बहुत बड़ा नहीं है, कुछ ही स्लाइड्स का है। हर कैटेगरी वाला अपने लिए उसके लिए एक स्लाइड है, वो समझ सकता है कि इसको कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। पहले मैं कुछ जानकारियां, जैसे प्रेजेंटर्स में आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, सबके नाम बताए जा चुके हैं। कोई इसमें बीच में हो सकता है कि जरूरत पड़े तो हमारे कलीग्स उसमें ऐड भी कर सकते हैं बताते हुए। प्लान हम ये रखेंगे कि पहले हम जो भी इस गाइडलाइंस में कुछ जनरल कंडीशंस और हमारे कुछ सजेशंस हैं वो 1-1.5 स्लाइड्स में है। फिर हम इसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के बारे में बता देंगे। उसके बाद हम ये भी बता देंगे कैटेगरी कौन सी है जो एकदम जिनको एनओसी नहीं मिल सकती, और उनमें भी 1-2 एक्सेप्शंस हैं जिनको की अलाउ किया गया है। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग की कैटेगरीज इंडस्ट्रीज में वहां तक बदली हुई है कि 10 KLD तक किसको पानी चाहिए, 10 से 100 किसको चाहिए, और 100 से ऊपर, उस हिसाब से मेनली डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग प्रोविजंस रखे गए हैं, और ड्रिंकिंग डोमेस्टिक के लिए भी अलग है, जिसमें कि अगर लेस देन 20 KLD है तो थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, और 20 KLD से ऊपर होने पे थोड़ा अलग प्रोविजन है। और रिन्यूअल में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इन सब केसेस में। तो हम ये चीजों को अलग अलग बताना चाहते हैं, और एक एक स्लाइड में ही सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये गैजेट नोटिफिकेशन तो है ही है, और ये हमारी गाइडलाइंस इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो वेबसाइट हमने ये हमारे नोकैप पोर्टल पे, और इसका लिंक भी दिया है। ये प्रेजेंटेशन हम शेयर कर देंगे, आप सबको दिखा भी सकते हैं। उसके बाद में 1-2 चीजें जो मेन है वो है कि मैंडेटरी रिचार्ज कंडीशन अब नहीं है उसमें। हाँ, अंदर जितना कर सकते हैं रूफटॉप से अच्छी तरह से उसको जरूर अपनाएं, जितना आप लोग कर सकें, जो कि बायलॉज के हिसाब से गवर्न होंगे, आपके बिल्डिंग बायलॉज के। और डिजिटल फ्लो मीटर का एक कॉन्सेप्ट ये रखा हुआ है कि सब लोग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है पहले उसको बता दूं, फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद से आता हूँ। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होनी है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है पोर्टल पे जाके, जो पोर्टल दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी आप वहीं चेक कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, हार्ड कॉपी कोई नहीं आएगी ऑफिस में। ये प्रोविजन पिछले 5 फरवरी से ही लागू है कि हार्ड कॉपी नहीं देने का। हाँ, जिन्होंने 5 फरवरी से पहले अप्लाई किया हुआ था, अभी उनके
कागज रखे, मतलब यहाँ फाइल्स हैं, वो हार्ड कॉपी भी भेजते थे। हो सकता है जब हम आज निकालेंगे उनको, अब निकाल रहे हैं हम लोग को धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक रोक लगी हुई थी ओसीएस में, तो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको फिर पड़े, हम उसके लिए ईमेल भेज रहे हैं, मंगवाएंगे, उसको भी अब ईमेल से ही भेजें। अपलोड करने का तो प्रोविजन नहीं है, ईमेल से ही भेजें, और ईमेल में अपनी एप्लीकेशन का नंबर जरूर बता दें, तो जिससे कि हम लोग को सुविधा रहे उसको कनेक्ट करने के लिए। और जब आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हम एक एक बता रहे हैं, तो अपने आप भेजना भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, चाहे पहले भी लगा रखे हो। एक चीज का ध्यान रखें, एप्लीकेशन फाइल करते हुए भारत कोष रसीद जरूर लगी होनी चाहिए, और स्कैन्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जरूर लगा होना चाहिए, नहीं तो वो पहले इंस्टेंस में ही रिजेक्ट हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक चीज या दोनों चीज नहीं होने की स्थिति में। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करते हैं, तो कभी कभी होता है कि लोग खाली नाम के लिए कुछ वहां डाल देते हैं या ब्लैंक कुछ कागज लगा देते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो भी वो रिजेक्ट होगी पहले इंस्टेंस में, हम लोग फिर उसमें चांस नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर उसमें एक आध कोई कमी है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम आपको क्वेरी भेजेंगे, जिसका जवाब हमें 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। वैसे 15 दिन हो तो अच्छा होगा, लेकिन 30 दिन आ जाएगा जवाब, तो हम उसमें अगर सेटिस्फाइड हैं तो हम उसको प्रोसेस करेंगे, नहीं सेटिस्फाइड है तो या तो रिजेक्शन हो जाएगा, या फिर अगर उसमें फिर थोड़ी सी कुछ ऐसा लगता है गुंजाइश है तो हम लोग फिर पूछ सकते हैं और दोबारा क्वेरी भेज के उसमें 21 दिन दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी आपको समय नहीं मिलेगा। रिन्यूअल के केस में ये होना चाहिए कि कम से कम 90 दिन पहले आप अप्लाई कर दें, जो आपका ड्यू डेट है, और उसमें साथ में कंप्लायंस रिपोर्ट लगी हो। रिन्यूअल देखने से पहले हम लोग देख लेंगे कंप्लायंस कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तभी एनओसी इशू होगी। और अगर कैटेगरी चेंज हुई है एनओसी जारी करने और रिन्यूअल के समय तक, तो नई कैटेगरी के हिसाब से प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सब जनरल बातें मैं बता रहा हूँ। एनओसी के ड्यूरेशंस क्या होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रेश एनओसी जो नई होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 साल के लिए मिलेगा। अगर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक स्कीम है, गवर्नमेंट की सप्लाई है, तो 5 साल के लिए मिलेगा। प्राइवेट की ड्रिंकिंग डोमेस्टिक अगर रिक्वायरमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये अपार्टमेंट्स की है तो 3 साल का मिलेगा। और इंडस्ट्रीज सारी, चाहे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ही क्यों ना हो, वो एक कैटेगरी एक थोड़ी सी अलग से डील की गई है, तो भी 3 साल है। लेकिन ये सारी चीजें क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल या सेफ एरियाज के लिए लागू होती है। ओवर एक्सप्लॉइटेड में हर कैटेगरी को 2 साल की ही एनओसी मिलेगी। इसी तरह से रिन्यूअल में रखा गया है, सारे 5 साल और 5 साल गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रीज के लिए 3 साल। और माइंस भी है, क्योंकि हम यहाँ पर माइंस ज्यादा नहीं है तो हम माइंस डील नहीं कर रहे हैं, ये आ गया है इसमें। और बाकी ओवर एक्सप्लॉइटेड में 2 साल सारे कैटेगरीज को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जेम्प्टेड क्या क्या है आज की डेट में। जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था कि ऑल एमएसएमईज जिनकी टोटल रिक्वायरमेंट 10 KLD तक हो वो एग्जेम्प्टेड है। गाइडलाइंस में माइक्रो एंड स्मॉल लिखा है। हमने इसका क्लैरिफिकेशन हमने पूछा भी, बार बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, तो बताया हमको यही गया है कि मीडियम भी एग्जेम्प्टेड है। वो शायद कॉरिजेंडम या वो अथॉरिटी की हम लोग की जो मीटिंग होती है वहां बात भी हो चुकी है, तो जल्द ही इसका कॉरिजेंडम आ जाना चाहिए। जिन एमएसएमई ने पहले से ही हमारे यहाँ अप्लाई कर रखा होगा और आज हम लोग को एग्जेम्पशन उसको कैटेगरी में आ गए हैं 10 KLD से कम वाले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग लेटर भी भेज रहे हैं कि अगर वो एमएसएमई है तो हमें एमएसएमई का सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट दे दें कि हाँ उनकी टोटल रिक्वायरमेंट 10 KLD से कम है, तो हम उन फाइल्स को सीधे निकालेंगे। और फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, अभी तक हम लेटर भी भेज रहे थे, अब एफिडेविट का फॉर्मेट भी आ गया है वेबसाइट पे कि 10 KLD से कम के लिए आपको क्या एफिडेविट देना है। और अभी तक हम लेटर भेज रहे थे, हमारे पास रिक्वेस्ट भी कागज आ रहे थे, हमने उनको प्रोसेस किया है। इसमें एक बात बस ध्यान देने की है कि हम लोग ये देखने के बाद और एड्रेस वगैरह मैच करवा लेने के बाद में कि ये एमएसएमई उसी के लिए है जिसके लिए पहले अप्लाई किया गया था, हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन को आप लोग ये ना मानिएगा कि हम लोगों ने उस फाइल को रिजेक्ट किया है। अभी तक एग्जेम्पशन का प्रोविजन नहीं होने की वजह से हम उसमें लिख रहे हैं ईमेल में कि आप क्योंकि एग्जेम्प्टेड हैं इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है। ये तरीका हम लोग को अभी फिलहाल के लिए
एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने का। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको ये लगे कि हमने तो कागज भेजे और मैसेज जाता है एसएमएस में कि रिजेक्टेड, उसमें डिटेल्स नहीं जाते हैं, प्लीज ईमेल भी चेक कर लें और अपना वेबसाइट पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहां भी ये रीजन दिया हुआ है क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड हैं, इसलिए आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। हो सकता है कुछ ही दिनों में ट्राई किया जा रहा है नो कैप पे एग्जाम्पशन का भी ऑप्शन आ जाए, तब हम लोग उसको एग्जाम्पशन ही इशू करेंगे। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी हमारे यहाँ अप्लाई कर रखा था और उनकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी। जिन्होंने अभी तक एमएसएमई जो लेस देन 10 KLD जिनकी रिक्वायरमेंट है नहीं अप्लाई किया है, वो अप्लाई भी ना करें, बिकॉज दे आर एग्जेम्प्टेड, सो दे आर नीड नॉट अप्लाई, क्योंकि हमारे एग्जाम्पशन का नहीं है। हाँ, अगर पोर्टल पे ऐसा कोई प्रोविजन आ जाता है कि जिसमें लोग अपना डिटेल्स डाल के और एग्जाम्पशन लेटर ले सकते हैं, तब ये नोटिफिकेशन या कुछ करके हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। इसी तरह से रिन्यूअल, मान लीजिए कि पहले तो हमने एनओसी दे रखी है, लेकिन अब वो लोग समझते हैं कि वो रिन्यूअल में उस कैटेगरी में है जो एग्जेम्प्टेड है, एमएसएमई है और 10 KLD से कम उनकी टोटल रिक्वायरमेंट है, तो वो अप्लाई ना करें रिन्यूअल के लिए। अब हम बात करते हैं जो कैटेगरीज को कोई परमिशन नहीं है, उसमें एक दो एक्सेप्शन दिए गए हैं, रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। जैसे कि ये केवल स्पेसिफिक कंडीशन ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स के लिए है, ये लागू नहीं होती क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और सेफ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इस गाइडलाइंस में, सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी की, स्टेट की अलग हो सकती है थोड़ी सी कभी। उसमें यह है न्यू इंडस्ट्री कोई भी ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक में नहीं आएगी, उसको कोई एनओसी नहीं मिलेगी। और एक्सपेंशन भी पुरानी इंडस्ट्रीज का जिसमें ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी चाहते हैं वो नहीं होगा ओवर एक्सप्लॉइटेड में। एक रिलैक्सेशन है कि कोई अगर न्यू एमएसएमई है या एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई है तो जरूर हम लोग एनओसी इशू करेंगे। और इसमें फिर एक एक्सेप्शन आता है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अगर वो एमएसएमई है, नई लगाना चाहती है ओवर एक्सप्लॉइटेड में, तो उसको अलाउ, वो परमिटेड नहीं है इसमें। हाँ, अगर कोई नई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री ड्रिंकिंग डोमेस्टिक यूज के लिए, वर्कफोर्स के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए चाहती है, तो उस पर्पस के लिए एनओसी इशू हो जाएगी। ऐसे ही वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक में नहीं अलाउड है नए, और इनका एक्सपेंशन भी नहीं अलाउड है। अच्छा, बात करते हैं कि कुछ चार्जेस इसमें लगाए गए हैं, तो बहुत ब्रीफ में मैं चार्जेस, क्योंकि बाकी डिटेल्स आप गाइडलाइंस में जब पढ़ेंगे तो आपको अपने गाइडलाइन पता लग जाएंगे क्या क्या चार्जेस हैं। एब्स्ट्रक्शन चार्ज हम तब बोल रहे हैं जब वो फर्म क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल या सेफ ब्लॉक में है, और रिस्टोरेशन चार्जेस हम तब बोल रहे हैं जब वो एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक में है और वो पूरे एनओसी के ड्यूरेशन के लिए लिया जाएगा। इसकी रेट मैट्रिक्स अलग अलग कैटेगरीज के लिए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग, इंडस्ट्रीज और अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग उन सब के लिए अलग, वो पूरी दी गई है हम लोग की गाइडलाइंस में। उस रेट के हिसाब से साल का रेट, साल की कैलकुलेशन होगी और कितने साल की ड्यूरेशन उसकी होगी एनओसी की, उससे मल्टीप्लाई करके उसको शुरू में ही लिया जाएगा। एनओसी इशू अप्रूवल होते ही ये पैसा आपसे मांगा जाएगा, और जब वो पैसा 15 दिन के अंदर जमा हो जाएगा तो एनओसी रिलीज हो जाएगी। नहीं होता है तो फिर उस एनओसी को कैंसिल, एप्लीकेशन को कैंसिल माना जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रोविजंस है पेनाल्टी के, इसी के जो भी गाइडलाइंस में उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें 2-3 खास चीजें हैं जो बता दूं। अगर कोई इंडस्ट्री 30 जून से पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और उसने 30 जून और 24 सितंबर के बीच में अप्लाई किया है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी। ये 30 जून की डेट, जहां तक आपको याद भी होगा, ये डेडलाइन थी पहले, 30 जून तक सबको अप्लाई कर देना है, इसके पहले की डेडलाइन थी CGWA की, इसलिए ये 30 जून कट ऑफ डेट है। अच्छा, जो 24 जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी और उन्होंने अब जाके अप्लाई किया है 24 सितंबर के बाद, तो उन पे EC भी लगेगा एज पर गाइडलाइंस में जो प्रोविजंस हैं, कैलकुलेशन वही वाले हैं जो हम लोग के पास आए हुए हैं। इसके बाद में 24 सितंबर 20 से बाद जो भी पार्ट है एप्लीकेशन इशू होने की डेट तक, एक एरियर्स 24/9/20 से लेके उस डेट तक लिए जाएंगे, इन एडिशन टू जो ड्यूरेशन ऑफ एनओसी है उस चार्जेस के साथ में। क्योंकि आपका वो दिन तो 24/9 से लागू हो गया कि ये इनको इतना पैसा देना है, तो वो पैसा भी लिया जाएगा प्लस एनओसी के ड्यूरेशन का पैसा लिया जाएगा। एक प्रोविजन रखा है
कि जिन्होंने पुरानी एनओसी पे अपने रिचार्ज की कंडीशंस को, जो अब तो मैंडेटरी है नहीं, उनके साथ कंप्लायंस रखी है, तो उनको 50% रिबेट मिल जाएगा उस केस के लिए। और इसके अलावा कुछ और भी चार्जेस हैं छोटे छोटे, जो मॉडिफिकेशन करवाना है क्वांटम में, या एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड बदलवाना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के जो है उसके लिए भी पैसे हैं, वो गाइडलाइन में लिस्ट दी हुई है। अब हम लोग स्ट्रेट अवे उन पे आते हैं जो एक्चुअल में हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अब एनओसीज के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉन एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो कि 10 KLD तक का पानी निकालेंगी, उनकी बात करेंगे, क्योंकि एमएसएमई की बात तो हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें पहला रिक्वायरमेंट है कंसेंट टू एस्टैब्लिश और सीटीओ। ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जो 24/9 से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। तो उसमें दो चीजें हैं, अगर ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक है तो चाहिए, और नहीं है, क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल सेफ है, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमको। एक हमें एफिडेविट चाहिए कि आपका नॉन अवेलेबिलिटी है या पार्शियल अवेलेबिलिटी है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये चाहिए। अच्छा, ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए उस केस में अगर एप्लीकेशन पहले हमारे पास सबमिट हो गई थी 24 से। ये सब रिलैक्सेशन है आज की डेट में, चाहिए सब था, लेकिन मीटिंग्स में क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही थी, जिन्होंने वो किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। कुछ बॉटलनेक्स को, जैसे कि अभी पंकज जी बोल भी रहे थे, अध्यक्ष साहब, कि जो बॉटलनेक्स इसमें समझ में आ रहे हैं प्रक्रिया में, उनको दूर करने की भी कोशिश प्रोविजनल तरीकों से की जा रही है कि ये चीज अगर होगी तो ऐसा हम लोग इसको इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर 24 सितंबर से पहले वो एप्लीकेशन आई थी तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, लगी है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मांगेंगे नहीं उसको। हाँ, लेकिन अगर 24 सितंबर के बाद कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो उसको ये रिपोर्ट लगानी है। तीसरा एक आता है एक है कि अप्रूवल ऑफ वेटलैंड अथॉरिटी से, कि अगर 500 मीटर के अंदर आपके वेटलैंड के है तो उससे अप्रूवल चाहिए। तो ऐसे केसेस में सीधी सी बात है, जो जानते हैं कि 500 मीटर के बाहर है तो हम लोग कैसे जाने, हालांकि लिस्ट अवेलेबल है, तो उसके लिए सीधे सीधे एफिडेविट है, फॉर्मेट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। अगर 500 मीटर के बाहर है तो एफिडेविट लगा दें, और अगर 500 मीटर के अंदर है तो अप्रूवल चाहिए। हाँ, अगर अप्रूवल अभी नहीं मिल पाया है तो एक एफिडेविट जिसकी वो दी गई है वो दे दें, और 31/12/20 तक उसको भी जमा कर दें अप्रूवल को। ये प्रोविजन अभी रिलैक्सेशन टाइम बीइंग के लिए दे दिया गया है। अरे हाँ, अब रिन्यूअल की बात करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग की हम चल रहे थे, रिन्यूअल पे आएंगे, न्यू पे बाद में आएंगे। इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और एक एफिडेविट चाहिए कि आपने कंप्लायंस की है सारी कंडीशन की, और लोकल गवर्नमेंट सप्लाई एजेंसी से ये सब अप टू 10 KLD के लिए। एक NAW चाहिए पार्शियल अवेलेबिलिटी का, या NAW का सर्टिफिकेट चाहिए। और वेटलैंड के लिए सब जगह सेम ही कंडीशन है, हम बार बार उसको दोहराएंगे नहीं। सारे केसेस में वेटलैंड का एक अप्रूवल चाहिए या एफिडेविट चाहिए कि वो उससे बाहर है, और जो अंदर भी हैं उनको ये सुविधा अभी के लिए दी है कि वो 31/12/20 तक जमा कर सकें उसको। ये सारे केसेस में अब इस डॉक्यूमेंट को मैं बार बार दोहराने से कोई टाइम ही हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अब ये हम कैटेगरी आ गई कि नॉन एमएसएमई जो हैं उनके लिए जो 10 ये अभी तक एमएसएमई की बात चल रही थी, नॉन एमएसएमई जो 10 KLD तक ले रहे हैं उसमें भी कंडीशंस लगभग सिमिलर हैं कि सीटी या सीटीओ ओई ब्लॉक में चाहिए सॉरी, और एफिडेविट चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इसमें एक थोड़ा सा लगता है इसमें कंफ्यूजन ये रह गया है कि जिसको हम थोड़ा सा भी क्लियर कर देंगे आपको, कि इस केस में एफिडेविट, अच्छा 2 बार इसमें लिख गया है, इसके लिए ड्रिंकिंग डोमेस्टिक का एफिडेविट चाहिए, क्वालिटी रिपोर्ट इसमें चाहिए ही चाहिए, इसमें नॉन एमएसएमई के केसेस में। अच्छा 24 ये लगभग सेम उसके चलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शायद कोई क्वालिटी का 1-2 चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम फिर से अभी लास्ट में बता देंगे क्वालिटी ऑफ उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए, और बाकी वेटलैंड के लिए सेम प्रोविजंस हैं।
इसको थोड़ा सा फिर से अभी देखते हैं। हाँ अच्छा, इसमें 24 न्यू इंडस्ट्रीज आफ्टर 24, ये न्यू इंडस्ट्रीज के लिए था, नॉन एमएसएमईज, वो एग्जिस्टिंग के लिए था, ये न्यू के लिए था, तो उसमें सब में चाहिए, उसमें तो अब चाहिए ही। कहाँ क्वालिटी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो 24 तारीख के बाद सबमिट भी हो रही है एप्लीकेशन। उसके बाद में ये 10 KLD तक का था एमएसएमई और नॉन एमएसएमई, ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं 10 से 100 KLD के बीच के लिए जिसको रिक्वायरमेंट है। उसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को अब चाहिए क्या, जो 24/9/20 से पहले एग्जिस्ट कर रही हैं, इसमें भी सीटीओ की वही कंडीशन है कि ओई ब्लॉक है तो चाहिए, और बाकी के कोई ब्लॉक है तो नहीं चाहिए। और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ NAW गवर्नमेंट से चाहिए, एफिडेविट का नहीं चलेगा 10 से 100 KLD के बीच में, ये गवर्नमेंट का एजेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए, और बाकी वेटलैंड के लिए सिमिलर प्रोसेस। रिन्यूअल के केस में भी जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वही रहेगा, 10 से 100 तक में भी कि कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और एक एफिडेविट चाहिए कि हमारी एनओसी की कंडीशन की कंप्लायंस हो गई है, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से चाहिए। वेटलैंड के लिए सिमिलर कंडीशंस हैं। ये बहुत छोटे में इसलिए आ रहा है, इससे आपको दोनों के बीच में रिलेट करने का ऑप्शन है कि आप उससे ही रिलेटेड सेम कैटेगरी की जो ब्रैकेट है, रिक्वायरमेंट ब्रैकेट, उसके साथ रिलेट कर सकेंगे। अगर नई इंडस्ट्री है, जो न्यू एमएसएमई है, 10 से 100 KLD, ये एमएसएमई की बात कर रहा हूं, नए में 2 कैटेगरी हो जा रही हैं, एमएसएमई या नॉन एमएसएमई। इसमें अगर वो एमएसएमई है तो वही सीटीओ के लिए सेम कंडीशन है, ओई ब्लॉक के लिए चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि ओई में एमएसएमई के अलावा कोई अलाउड नहीं है, इसलिए हमको एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए। वो भी एक रिमार्क आप देखेंगे, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तब भी नहीं अलाउड है एमएसएमई के केस में भी, एमएसएमई है और नई है, ओई में नहीं अलाउड है। अदर ब्लॉक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नई के उसके लिए। सर्टिफिकेट चाहिए NAW का या पार्शियल अवेलेबिलिटी का, क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए, और इसके लिए वेटलैंड के लिए आइदर एफिडेविट और अप्रूवल के लिए रिलैक्सेशन अप टू 30%। इसी तरह से न्यू नॉन एमएसएमई में अगर हम आते हैं तो क्या होगा, सीटीओ का वही कंडीशंस है, एफिडेविट ऑफ ड्रिंकिंग डोमेस्टिक ग्रीन बेल्ट यूज, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे बताया आपको कि वहां पर वर्कफोर्स के लिए अलाउड है, तो आपको एफिडेविट की हम ये पानी केवल ड्रिंकिंग डोमेस्टिक ग्रीन बेल्ट के लिए यूज करना चाहेंगे, ये एफिडेविट ओई ब्लॉक में देना होगा, क्योंकि वहां पर कोई एनओसी में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। अदर ब्लॉक्स में नई, ये न्यू की ही बात हो रही है, अभी हम लोग न्यू की बात कर रहे हैं। अदर ब्लॉक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और NAW सर्टिफिकेट चाहिए हम लोग को गवर्नमेंट एजेंसी से, क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए NABL एक्रेडिटेड या गवर्नमेंट लैब से, वेटलैंड का सेम प्रोविजन है। अब हम आते हैं मोर देन 100 KLD पे। इसमें सेम ही, मतलब वर्चुअली सेम है, जो 10 से 100 KLD के बीच में हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी भी कैटेगरीज हैं, प्लस 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो है इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम नेवेट एग्रीगेटेड कंसल्टेंट और वाटर ऑडिट रिपोर्ट। इन दोनों में भी थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है ओई ब्लॉक में चाहिए, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में इसमें अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि ये 31/12/2020 तक जमा कर दी जाए। कंडीशनल एनओसी इशू हो जाएगी कि अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो ये कैंसिल कर दी जाएगी। सेफ ब्लॉक में इसकी जरूरत नहीं है। वाटर ऑडिट रिपोर्ट, ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं मोर देन 100 KLD। वाटर ऑडिट रिपोर्ट ओई ब्लॉक में चाहिए और अदर ब्लॉक्स में भी चाहिए, लेकिन अभी रिलैक्सेशन 31/12/2020 तक के लिए दिया गया है। इसके बाद में जो ये शायद रिपीट हो गई है, वाली स्लाइड रिपीट हो गई है। अब ये रिन्यूअल पे अगर हम लोग जाएं मोर देन 100 KLD पे, तो इस केस में भी वही है कि रिन्यूअल जो हम लोग 10 से 100 की ब्रैकेट में जो भी चाहिए वो चाहिए, प्लस
ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, ये मोर देन 100 KLD में की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए, सारे केसेस के लिए चाहिए। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट चाहिए ओई ब्लॉक में, और क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में अगर 24/9/20 के पहले अप्लाई किया है तो हाँ, यही कंडीशन उसमें भी है, इस वाले में, इस केस में भी, कि आपने 24/9/20 के पहले अप्लाई किया होगा तो ये 31/12/20 तक कंडीशनल एनओसी आप जमा कर सकते हैं। और अगर 24/9/20 के बाद जमा किया है, अप्लाई किया है, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये लागू होता है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री मोर देन 100 के लिए भी, जो इसके पीछे मैं बता रहा था। ये बात थोड़ी सी शायद मिस हो गई उसमें, ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग उसको नोट कर ले अलग से इसको, कि मोर देन 100 KLD में अगर अप्लाइड बिफोर 24 सितंबर 20 है तो आपको ये रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन अगर उसके बाद में अप्लाई किया है तो अभी के लिए वो रिलैक्सेशन नहीं है, और सेफ ब्लॉक्स में इसकी जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली वाटर ऑडिट रिपोर्ट बाय क्रेडिटेड ऑडिटर्स, ये इसमें ओई ब्लॉक में चाहिए, और अदर ब्लॉक्स में अगर 24/9/20 के पहले अप्लाई किया है, ये थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग ने ये बनाया है, इसमें जरा सी 2-3 गलतियां रही हैं, उसको अलग से आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। अदर ब्लॉक्स 2 बार लिखा हुआ है, ये ओई ब्लॉक है, यहाँ पर ओई ब्लॉक है पहला वाला वाटर ऑडिट रिपोर्ट के लिए। अदर ब्लॉक्स में अगर अप्लाइड बिफोर 24/9/20 है तो रिलैक्सेशन है, और नहीं है तो बाद में है, तो आपको अप्लाई बिफोर 24/9/20 है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये वाले सारे उल्टे ही, मैं इनको फिर से ठीक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग इसको शेयर कर सके, 2-3 चीजों में जहां गलतियां हैं। न्यू इंडस्ट्रीज में सेम है, 10 से 100 KLD के जो है, प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम NABET एग्रीडेटेड कंसल्टेंट ओई ब्लॉक्स के लिए जरूरी है। क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल में अप्लाई अगर 24/9 के पहले है तो बाद में कर सकते हैं 31/12 तक, लेकिन अगर उसके बाद अप्लाई किया है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे आ जाएं। इसमें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इसमें 2 प्रोविजन रखे हैं। कंस्ट्रक्शन आप लोग 2 बार भी लिया जा सकती है एनओसी। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, और ड्रिंकिंग डोमेस्टिक के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो कंस्ट्रक्शन में यह है कि अगर हमको चाहिए एफिडेविट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन ₹10, ये है उनके लिए जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या 24/9/20 के पहले चालू हो चुके हैं। इन दोनों के केसेस में लागू होता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और नॉन जुडिशियल ओई ब्लॉक्स के लिए चलेगा नहीं। क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में आप दे सकते हैं, ये मे बी सबमिटेड, इसमें रिमार्क्स नहीं है, ये जो है दिया ही जा सकता है। और सेफ ब्लॉक में इसकी जरूरत सर्टिफिकेट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटेड वेस्ट सीवेज वाटर विद इन, ये क्रिटिकल एंड ये गलत हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर ये गलत है। आई एम सॉरी कि ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटेड सीवेज वाटर है, ये गवर्नमेंट से चाहिए, ये ओई और क्रिटिकल के ब्लॉक्स के लिए चाहिए, और सेफ और सेमी क्रिटिकल के लिए एफिडेविट चल जाएगा, एफिडेविट चलेगा। ओई और क्रिटिकल के लिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटेड सीवेज वाटर, और क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल के लिए एफिडेविट। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सब केसेस में चाहिए अगर डी वाटरिंग इन्वॉल्व है, अगर डी वाटरिंग है तो, अगर नहीं है तो वो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं चाहिए। और ये अगर अब जब हम उसके बाद के फेज में आते हैं, ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 KLD तक के लिए, ये 2 कैटेगरीज में बता रहा हूँ, अप टू 20 KLD की रिक्वायरमेंट और उसके बाद ऊपर की रिक्वायरमेंट। तो 20 KLD तक सारे केसेस में NAW चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सप्लाई से क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए, NBC नॉर्म्स के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशन होना चाहिए, और ग्रीन बेल्ट के लिए कैलकुलेशन 3 से 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होनी चाहिए एप्लीकेशन में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वेटलैंड के लिए सिमिलर कंडीशन जैसे कि हम लोग जो है बाकी केसेस में कर रहे थे। और कंप्यूटेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट एज पर NBC के लिए नोकैप पोर्टल पे उन्होंने वो दिया हुआ है, वहां आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके।
उसके बाद में रिन्यूअल अगर हम देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ही है 100 KLD तक के लिए। यार 20 KLD का स्लाइड नहीं, अप टू है। मोर देन 20 KLD में STP की रिक्वायरमेंट का था। 20 KLD से ऊपर अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को इसमें STP के लिए एक STP का सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि इंस्टॉल किया गया नए प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, अगर इंस्टॉल नहीं हो पाया या अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है तो एफिडेविट है, उसका पोर्टल पे अवेलेबल है इसका फॉर्मेट, और वो जो है उसको भर के और उसके बाद में 31/12 तक, या जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31/12 नहीं, जब तक वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका देना पड़ेगा। ये मोर देन 20 KLD में बस यही एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। STP का डिफरेंस है, और वो भी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं। अब इसमें रिन्यूअल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 100 KLD, इसमें केवल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट और एफिडेविट चाहिए, और नॉन अवेलेबिलिटी वाटर का लोकल वाटर सप्लाई से चाहिए सर्टिफिकेट। मोर देन 100 KLD के केस में साइट इंस्पेक्शन भी आएगी। सारे केसेस में वाटर ऑडिट रिपोर्ट बाय क्रेडिटेड ऑडिटर्स ये आएगी। ये इसमें प्रोविजन है 31/12 तक के लिए कंडीशनल NOC विल बी इशूड। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ये OE क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में जरूरी है और सेफ ब्लॉक्स में नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी इन सारे केसेस में जरूरी है। इम्पैक्ट असेसमेंट में भी ये 31/12/20 तक का रिलैक्सेशन है। बल्क वाटर सप्लाईज का अभी हम लोग क्या है कि इसका स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मिलकर ये कंसल्टेशन करके ये किया जाएगा, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस इशू होने वाली है। पीजोमीटर्स का एक वो है कि अगर कितना ग्राउंड ऑफ विड्रॉल है तो कितने पीजोमीटर्स होने चाहिए, DWLR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, DWLR विद टेलीमेट्री होना चाहिए। लेस देन 10 है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। 11 से 50 में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एक है, एक पीजोमीटर की जरूरत है। 51 से 500 है तो एक पीजोमीटर और DWLR जरूरी। मोर देन 500 है तो 2 पीजोमीटर्स, DWLR और टेलीमेट्री दोनों। ये हमारे पोर्टल का मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, इसमें सारी चीजें होम पेज पे ही जैसे दिख जाता है। ये गाइडलाइंस कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये आप लोगों को सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। एफिडेविट फॉर रिन्यूअल ऑफ NOC, इस टाइप की चीजें वहां पर है। सीधे सीधे आप लोग कैटेगराइजेशन ऑफ ये है, इसमें देख सकते हैं OE क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल कहाँ है, सेफ कहाँ पर है, और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। बस इसमें मैं थोड़ा सा वो क्षमा चाहूंगा कि 2-4 जगहों पे वो गलती है, हम इसको अभी ठीक करके मैं दोबारा इसको भेज दूंगा, अपलोड करूंगा, और वो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा जहां 3-4 जगहों पे गलतियां दिख रही हैं, कुछ चीज छूटी है, एक दो स्लाइड्स मिस ही हो गई हैं, क्यों हुई है पता नहीं। शेयरिंग, अच्छा अनशेयर कर देता हूं मैं। स्टॉप वीडियो नहीं और शेयर, अच्छा नहीं ये तो रिज्यूम शेयर आ गया, वो कहाँ है, अनशेयर किधर है? नहीं इसमें यहाँ पर सारी चीजें आ रही नहीं, शेयर अब आ गया, तो अब हो गया, अनशेयर हो गया नहीं आवाज आए तो मैं अभी जो आप लोगों ने जिसमें कहीं पर गलतियां रह गई हो वो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिए तो हम उसको फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां एक तो आप प्रेजेंटेशन हमें देने की बात कर रहे थे जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो उसके अंदर करेक्शन करके आप हमें दे देंगे तो हमारे पास रहेगा। करेक्शन करके ही देंगे, भेजेंगे हम आपके पास। थैंक यू। बिल्कुल सर, एक निवेदन और मैं चाह रहा था। हाँ त्रिपाठी सर से मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओवर बंद हो गया आपका, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। हाँ सर मैंने कर दिया है। मैं त्रिपाठी सर से ये पूछना चाह रहा था कि ओवर एक्सप्लॉइटेड सेमी एक्सप्लॉइटेड एरियाज जो हैं उनके बारे में डिटेल्स कहाँ से मिल सकती है सर? नहीं, लिस्ट हमारी 2017 की जो असेसमेंट है और जो एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लिस्ट उसमें पूरी 2017 की और पोर्टल पे भी दिखाया ना, पोर्टल पे भी दिखाया है, पड़ी हुई है।
पोर्टल पे है। ठीक है सर। अभी जो लास्ट स्क्रीनशॉट दिया था उसमें देखेंगे एक जगह है कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट्स, वो विकास करने के साथ इसका क्राइटेरिया रहता है। मनमोहन जी। हाँ जी। हाँ, मेरे ख्याल अगर जो अश्वनी जी दिखाई दे रहे हो तो उनसे बता दीजिए। हाँ मैं हूँ। हाँ मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? सर 1 मिनट, अभी हम लोग ओपन सेशन करेंगे, क्वेश्चन और आंसर भी करेंगे। एक बार प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए, जैसा कि त्रिपाठी जी ने भी शुरू में कहा था, और उसके बाद हम लोग अपने जो हम लोगों के कुछ लोग बोलने वाले हैं वो लोग बोलेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि अभी हम लोगों की मैक्सिमम क्वेरी जो है वो हम लोगों के डिस्कशन में ही पूरी हो जाएंगी, और फिर जो रिक्वायरमेंट होगी जिस भी सम्मानीय सदस्य की जो भी इंक्वायरी होगी उसको जरूर हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने त्रिपाठी जी का और श्री विकास रंजन जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इसको सारे पॉइंट, सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एक्वायर्ड हैं, उनके विषय में हम लोगों को बताया है। कुछ क्वेरी जो अब हम लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से हैं, या जो समस्याएं हैं या जो सुझाव हैं, मैं उन सुझावों और समस्याओं को चर्चा में करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री मनमोहन अग्रवाल जी को, कि मनमोहन जी आकर अपनी बात रखें। श्री मनमोहन अग्रवाल जी। थैंक यू अश्विनी जी। अभी हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर त्रिपाठी जी और डॉक्टर विकास रंजन जी ने काफी डिटेल में हम लोगों को बताया कि जो उनकी नई गाइडलाइंस आई हैं, जो अभी नोटिफाई हुई है सितंबर में, और उसको किस तरीके से हमें एनओसी लेना है और किस तरीके से आगे हम लोगों को इंडस्ट्री को अपना सुचारू रूप से काम चलाने के लिए वर्किंग करनी है। सर मैं थोड़ा सा आपसे अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा IIA की तरफ से, कि जैसा कि आपको भी और हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि अपनी ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने की, तो डेफिनेटली IIA के हमारे मेंबर्स की भी यही मंशा है कि हमारे ग्राउंड वाटर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। जो वाटर लेवल रेगुलरली डाउन जा रहा है उसके विषय में भी हम लोगों की काफी चिंताएं हैं कि वाटर लेवल को डाउन जाने से किस तरीके से रोका जाए, और क्योंकि ये एक हमारे पास रिजर्वायर है, फिक्स रिजर्वायर है, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा उसको दोबारा कहीं से ला नहीं सकते, तो अपने फिक्स जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वाटर की, उसको हमें बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर इसमें कुछ चीजें हमारे कंफ्यूजन भी है और कुछ चीजों को हमें आपके सामने रखना भी है, कि जो आपका CGWA का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं वो जो यूपी में एप्लीकेबल होंगी, मेरे ख्याल से नोटिफाई में करने में उत्तर प्रदेश को कवर किया गया है। अर्थात सर स्टेट और सेंट्रल दोनों अथॉरिटीज यूपी की इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करेंगी, और मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था केवल 6 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में नहीं है, और ऐसे जो स्टेट है जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है सेंट्रल ग्राउंड वाटर की, और स्टेट दोनों की 2 रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल और गोवा, और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कि 2 अथॉरिटीज एक साथ काम नहीं कर रही हैं, वो है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख। तो सर एक इंडस्ट्री जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और कंट्री की जो GDP है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सर ये सेक्टर, और जैसा सभी को पता है, आपको भी पता है सर, कि ये टोटल जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है पूरे कंट्री का, उसका केवल 5% एक्सट्रैक्शन केवल इंडस्ट्री सेक्टर करती है, और 5% यूज करने वाले के ऊपर सबसे ज्यादा रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। सर जितनी भी अगर सारी इंडस्ट्रीज को बंद भी कर दिया जाए तब भी केवल आप 5% पानी के जो ग्राउंड वाटर को क्यों रेगुलेट कर पाएंगे, बचा पाएंगे।
लेकिन जो CGWA की गाइडलाइंस आ रही हैं सर, कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर रही हैं स्टेट की गाइडलाइंस को। और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि दोनों स्टेट और सेंट्रल जिसकी भी गाइडलाइंस ज्यादा स्ट्रिक्टेंट होंगी, प्रोविजंस होंगे जिसमें, वो ऐड हो जाएंगे। तो अगर स्टेट की गाइडलाइंस में कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई कंडीशन लगी है और सेंट्रल में नहीं है, तो वो स्टेट की मानी जाएगी, और अगर कहीं सेंट्रल में ज्यादा है तो स्टेट की ना मान करके सेंट्रल की मानी जाएगी। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन के अंदर प्रोविजन किया हुआ है। तो सर ऐसी स्थिति में जहां हम यूपी में क्लेम करते हैं कि यूपी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे कंट्री में सेकंड दूसरे पायदान पे आज पहुंच गया है, और यूपी को इंडस्ट्रियल सर हब बनाना है, तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि जहां तक इंडस्ट्रीज का सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि इंडस्ट्री बोरवेल करे, और इंडस्ट्री बोरवेल क्योंकि अगर इंडस्ट्रियली डेवलप जो जितने भी स्टेट हैं आप देखिए पूरे कंट्री में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वहां पर जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर पानी की सप्लाई पाइप वाटर से आई हुई है। उसी तरह यूपी में भी जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें पानी की सप्लाई किसी में भी पाइप वाटर से नहीं आई हुई है। तो इंडस्ट्री बोरवेल को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। बोरवेल कराना इंडस्ट्री के लिए एक एक्सपेंसिव भी जॉब है, और अगर हमें पानी मिलता है तो हम क्यों बोरवेल कराएंगे। ये तो उसी तरीके का आदेश हो गया कि आपको कंटिन्यूअस बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी और जनरेटर भी आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है तो हमें नेचुरली कोई ना कोई उसका एक अल्टरनेटिव लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के बोरवेल का हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है वो बहुत डिफिकल्टी में आ जाएगी सर इंडस्ट्री। क्योंकि एक अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती केवल स्टेट की या सेंट्रल की तो भी एक था कि हम उसको उसके हिसाब से काम करते, लेकिन जब दो अथॉरिटी एक ही स्टेट में एक ही इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगी तो एक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो और जैसा कि प्रोविजन इसमें आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि जो भी दोनों में से जो ज्यादा कड़ी होगी कंडीशन वो मानी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा ये एक इशू ऐसा था इंडस्ट्री का जिसमें कि हमारे आज आपको सर पता है कि जो मैक्सिमम पानी का अगर यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको रेगुलेट करना। और आप भी जानते हैं सर कि चावल राइस जो है, अगर 1 किलो चावल जो पैदा होता है, 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 4000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल के लिए। अगर आज हमारा चावल 1 कंटेनर एक्सपोर्ट होता है तो 4000 कंटेनर पानी हम साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस चावल को पैदा करने के लिए। तो इतना उन चीजों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमें एक्चुअली इस चीज के ऊपर चिंता है कि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल इतना डाउन क्यों जा रहा है। तो हमें ये चिंता सभी की है कि ग्राउंड वाटर का जो है लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका रेगुलेशन केवल इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये हमें जितने भी सेक्टर हैं जहां जहां पर भी पानी वेस्ट हो रहा है उनको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम वाटर सेविंग की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेके आए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में भी हम मोर देन 40% पानी को बचा सकते हैं। लेकिन 5% के ऊपर रेगुलेशन लगाना वो एक वाजिब नहीं लगता है केवल इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक हमारा एक अपना कहना था जो कि हमें अदरवाइज जो भी आप लोगों के रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से डेफिनेटली हमको करना पड़ेगा। और ये तो गवर्नमेंट का व्यू है कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के हमें इंडस्ट्री को हैंडल करना चाहिए सर। ये चीज मैं IIA की तरफ से आपके सामने बताना चाहूंगा। और इसको जो है गवर्नमेंट को भी एक ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि 5% जो पानी यूज कर रहा है उसको कितना भी अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो हम 1% बचा लेंगे, लेकिन अगर हम जहां 90% हम पानी यूज कर रहे हैं अगर वहां पर हम थोड़ी सा भी एफर्ट्स करेंगे तो शायद टोटल इंडस्ट्री के पानी से ज्यादा हम वहां पे सेव कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद मनमोहन जी। तो साथियों, जैसा मनमोहन जी ने कहा और खासतौर से मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जिस तरह से इंडस्ट्री के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस आते हैं और वो इंडस्ट्री
जो कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जीडीपी के लिए बैकबोन है। और खास तौर से हम लोग जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, जहां पर इतनी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हम लोग जनरली वन मैन आर्मी वाले लोग हैं। हम लोग अपनी इंडस्ट्री के सर्वा होते हैं, चपरासी से लेकर और एमडी तक। तो वहां पर इतने इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को इंडस्ट्री को चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा होते हैं। मैं इसी कड़ी में अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री रजत मेहरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रजत जी आए और वो इंडस्ट्री की तरफ से अपनी बात रखें। रजत मेहरा जी। डॉक्टर त्रिपाठी जी और डॉक्टर विकास रंजन जी, आपको लोग को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग के साथ अभी पिछले हफ्ते यूपी गवर्नमेंट के एक वेबिनार के दौरान भी आपसे मुलाकात हुई, एक इंटरेक्शन हुई और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां थी जो उस वक्त आपने तब भी शेयर करी थी। और उसी कड़ी में आपने एक बात कही है, ये बावजूद के स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने कुछ लॉज जो नोटिफाई कर दिए होंगे या बनाए होंगे, they have to be in conformity with the revised guidelines या latest guidelines that have been released by the CGWA that have been notified. So that's a very welcome suggestion। और आपसे मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अभी जब हम लोग तो कह ही रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से इस बात पे थोड़ा सा जोर दें कि जो अब जो भी उन्होंने अभी नए लॉज जो इम्प्लीमेंट करने हैं या आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसको थोड़ा सा दे मस्ट इंश्योर दैट दे आर इन कंफर्मिटी विद द CGWA गाइडलाइंस, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू काफी सारी लोगों के मन में जो एक दुविधाएं होंगी या प्रश्न होंगे, उनको आपने एड्रेस किया। और जो कुछ त्रुटियां जो अभी डॉक्टर विकास रंजन बता रहे थे कि रह गई हैं उसके अंदर, उसको करेक्ट करके फिर शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल जब हम लोग उसको आराम से बैठ के वील गो थ्रू इट, सो दैट वुड again remove lots of confusions that would be there in the minds of industry। एक इशू सर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिन लोगों ने जो पहले से अप्लाई किया हुआ है और जिनको CGWA की क्लियरेंस नहीं मिली है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन या जो भी एम्बार्गो लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोगों को CGWA ने उन लोगों को NOCs नहीं इशू करे। अब वो सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया जिन लोगों ने 30 जून से पहले अप्लाई किया हुआ था, उन लोगों को कैसे ट्रीट करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रोशनी शायद डालने की जरूरत पड़ेगी कि जिन लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशन होगी उनका हाउ वुड दे बी ट्रीटेड, नंबर 1। और नंबर 2, सेक्शन ये पैरा 11(6) में किस तरफ सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें एक प्रोविजन दी गई है that if the application for renewal is submitted in time and CGWA / the respective state / UT authority is unable to process the application in time, no NOC shall be deemed to be extended till the date of renewal of NOC। Now this is a very big enabling para। जिन लोगों की applications complete हैं in all respect, which do not require any further clarification or any further submission of documents, so would they be qualifying to benefit under this provisions of para 11(6), and therefore would they be provided the deeming effect कि उनको NOC दे दिए जाएं, CGWA उनको grant कर दे without any further seeking any further clarification or any further application। इसके ऊपर थोड़ा सा आप जरूर रोशनी डालें। बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेके एक प्रश्न चिन्ह होगा कि हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन, लेकिन उसके what is the fate of those applications? Would we have to reapply or would there be any further documents sought? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि और कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसमें नई गाइडलाइंस के हिसाब से
आज की गाइडलाइंस है और आज की कैटेगरी उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट चाहिए। मान लीजिए एमएसएमई है, डॉक्टर त्रिपाठी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। इफ यू कुड काइंडली रेज योर वॉल्यूम प्लीज। जो भी इंडस्ट्री मान ली एमएसएमई की है और 10 स्केल से कम का उसका रिक्वायरमेंट है, उसने रिन्यूअल का डाल रखा है, वो हमको अपना सर्टिफिकेट और एफिडेविट भेज देगा तो उसको आगे एनओसी की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। और उसने समय का अप्लाई कर दिया है तो उसको कोई ईसी का प्रावधान नहीं है। मान लो होता कभी जैसे उसकी अप्लाई करने की डेट चल गई, उसके 10 दिन बाद उसने अप्लाई किया तो उसका प्रावधान है कि आपको ईसी लगेगी, लेकिन हमारी तरफ से डिले है इसलिए उसको ईसी नहीं लगेगी। आज के जो रूल्स रेगुलेशन उस हिसाब से तो हम तेरी भेज रहे हैं। जितने भी इंडस्ट्री ने अप्लाई किया है सीएस ब्लॉक में होने की रुकी हुई है, सेफ में कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सप्लॉइटेड सेमी क्रिटिकल क्रिटिकल ब्लॉक इनमें प्रॉब्लम थी क्योंकि एनजीटी के डायरेक्शन था, हम लोग दे नहीं पा रहे थे, तो हम उन लोगों को मेल से तेरी भेज रहे हैं कि 24/9/2020 की गाइडलाइन के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट ये लगना है। खाली एफिडेविट करना है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी से वो चीजें आपको दे देंगे तो प्रोसेस कर देंगे। और उसमें ईसी में नहीं लगनी है। 30 जून के पहले अप्लाई किया हुआ है तो 30 जून के बाद अप्लाई किया है तो उसमें 1 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है 24 सितंबर तक। 24 के बाद जो अप्लाई करेगा तो उसमें ईसी भी लगेगी। तो हमारा 30 जून अप्लाई कर देना है एनजीटी के ऑर्डर में। लेकिन उसको डीमिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? रिन्यूअल के केस में ना, डीम्ड ग्रांटेड का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा पैरा 11(6) में। रिन्यूअल के साथ रिन्यूअल का है, उसको तो रिन्यूअल हम करेंगे जिस डेट से उसका रिन्यूअल ड्यू है। अच्छा नहीं, जैसा आप मैं समझ गया आप कहना चाह रहे हैं इस पैरा के हिसाब से, क्योंकि उसने समय से अप्लाई किया था, ओसीएस में हम लोगों ने रोक के रखा, और अब अगर हम उसकी निकालेंगे तो उसकी एनओसी आज तक की हमको माननी चाहिए जो पुरानी थी, और उस पर ईसी नहीं लगना चाहिए। ये पैरा कहता है, ये बात आपकी कहनी सही है, इसको हम लोगों ने डेफिनेटली नहीं डिस्कस किया, लेकिन पैरा तो यही बोल रहा है। दिस इज प्रिसाइसली आई वांटेड टू हाईलाइट सर, और ये एक बहुत बड़ा एनेबलिंग फैक्टर है विच वुड ब्रिंग अ बिग रिलीफ टू इंडस्ट्री, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, हु हैव फॉलोड ऑल द गाइडलाइंस, नाउ क्वेश्चन जिनकी कंप्लायंस जिनकी पूरी थी उस टाइम में, जिनकी उन्होंने कहा था कि ये सही है एप्लीकेशन, लेकिन कर नहीं पाए हम लोग। जी उसमें कि हमारी एनओसी ने कहा आप 10 लगा रहे हैं, ये चीजों में मतलब काफी एम्बिग्यूटी हुई बीच में। इसको हम लोग थोड़ा सा और वो कर लेंगे। ये जरा सा पॉइंट आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है, इसको मिस कर गए थे हम लोग, इसको जरा सा और करके फिर इसको हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे। मेरा सर आपसे ये अनुरोध है कि इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा गहन मंथन कर लें, मतलब ट्राई टू डू सम डिस्कशन ऑन दिस and come up with a solution which actually favors the industry constructively, and हम सब की मंशा तो एक ही है, ease of doing business, और especially in COVID times this would bring about a big relief to industry. So आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ थोड़ा सा बहुत फेवरेबली इसको थोड़ा सा कंसिडर करके कुछ एक अच्छा एनेबलिंग सोल्यूशन निकाल दें। इसमें थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, जस्ट एक चीज कि हम लोगों ने एमएसएमई को तो एग्जेम्प्ट किया है, तो आप लोग की तरफ से ये चेष्टा होनी चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो। बस मतलब सेल्फ चेक, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। किसी की 4 KLD रिक्वायरमेंट रैंडम चेक में इतना बड़ा सरकार ने कोई एक सुविधा प्रदान कर दी है, तो वो फिर सुविधा का मिसयूज ना हो, ये थोड़ा सा जरूरी है। सर मैं एक चीज और इस आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इस इशू पे मैं थोड़ा सा आपके साथ एक चीज और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आप भी थोड़ा सा उसमें अपना राय दें कि इसके अंदर एक प्रोवाइड सेक्शन 4 ये पैरा 4.1 के अंदर एक चीज और प्रोवाइडेड है आगे चल के कि जिन लोगों को 20 किलोलीटर पर डे से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली नई इंडस्ट्रीज को, उनको एसटीपी का भी एक फॉर्म डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इट्स अ वेरी आई मीन इसका मतलब कहीं ना कहीं सीजीडब्ल्यूए में भी ये फीलिंग है कि 20 किलोलीटर इज, मतलब सीजीडब्ल्यूए के अंदर भी ऐसा कहीं ना कहीं ये डिस्कशन के बाद निकला
कि 20 किलोलीटर would be a good threshold. Perhaps उसको उन्होंने 10 किलोलीटर कर दिया. It would have been much better if all this would have been aligned at one level of 20 kiloliters, and at 20 kiloliter should have been a cutoff, and 20 kiloliter के ऊपर फिर आपकी सारी चीजें. But anyway, well, this is just a point that it could be a point of food for thought for all of us. कि अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर इस पे ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री वाला तो 10 से 100 और 100 KLD का रखा गया है. वो वाला 20 KLD STP is for infrastructure projects basically. Water is to be used for gardening and all, especially for only for new projects, not for. That's what I was saying. That's what I was pointing out. That is for new projects. Even industry भी जो नया लगाएगी, उसमें भी अगर 20 किलोलीटर से ज्यादा होगा तो शायद उसके केस में आप STP नहीं मांगेंगे. उसके लिए तो रखा नहीं, उसके लिए तो नहीं लिखा है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है. 20 KLD वाला जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है. 4 में पैरा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो नए हैं उनके लिए है, क्योंकि STP नहीं यूज करेंगे. Okay. This is a brilliant. This is a very good clarification, because lot of industries would be presuming कि शायद हमको STP लगाना है. But अगर उनको इंडस्ट्री को STP नहीं लगाना, if they are free from STP, that would be a big relaxation. इसके ऊपर थोड़ा सा सर क्लैरिफाई आप कर दें. Presentation doesn't say anything about STP except in infrastructure. That slide was deleted somehow. More than 20 KLD. That was specifically for infrastructure projects. So new infrastructure. Okay. Thank you so much, sir. Ashwini ji, please carry forward. Thank you. Thank you, रजत जी. आपने इंडस्ट्रीज के दोनों पॉइंट बहुत ही सक्षमता से रखे और मेरे को लगता है कि इनसे इंडस्ट्री को एक अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा दोनों पॉइंट से. और जहां तक अपने विकास रंजन जी कह रहे थे और त्रिपाठी जी ने भी कहा कि भाई इंडस्ट्री को जो रिलैक्सेशन दिया है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. सर, हम लोग बहुत मतलब रिलायबल और बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के. कम से कम पानी जैसी चीज का कभी भी मिसयूज तो नहीं ही होगा. और आप देखें तो सबसे पहली बात मनमोहन अग्रवाल जी ने भी कही थी, हम लोगों के इंडस्ट्रियल एरिया में 1 लीटर पानी भी अवेलेबल नहीं है. अब अगर लेबर काम कर रही है तो कम से कम पीने का और जैसे हम डोमेस्टिक पर्पज से कहते हैं उस तरह के पानी की रिक्वायरमेंट हम लोगों को हमेशा होती है. तो जो आपने 10 KL का रिलैक्सेशन दिया है वो बहुत रीजनेबल रिलैक्सेशन है और वास्तव में उसकी जरूरत थी, जिसको हम IIA कम से कम पहले दिन से कह रही थी. ये संभव नहीं है कि जहां पर पानी की कोई व्यवस्था ना हो वहां बिल्कुल 1 लीटर पानी या 100,000 2,000 लीटर 10,000 लीटर पानी लेने वाली इंडस्ट्री को भी इतने ज्यादा परेशानियों को देखना पड़े. तो खैर, आई थैंक यू फॉर दिस रिलैक्सेशन. इस कड़ी में मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट संजीव अरोड़ा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. लेकिन संजीव जी, जो बातें हो चुकी हों, जो बातें मनमोहन जी ने और रजत जी ने कह दी है, आप इसके अलावा जो बातें हों हम लोग अब चर्चा को वहां पर आगे बढ़ाएं. मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा. संजीव अरोड़ा जी. जी नमस्कार जी. नमस्कार जी संजीव जी. हाँ जी सर, काफी कुछ तो रजत जी ने कवर कर लिया है और मेन पॉइंट्स तो डिस्कस हो ही चुके हैं. मेरी कंसर्न जो थी वो पेनल्टी क्लॉज जो है उनको लेकर थी कि जो एक प्रोसिक्यूशन वाला लॉज है, प्रोसिक्यूशन वाला जो पॉइंट है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और कब कोई भी इंस्पेक्शन टीम कुछ भी लिख दे और उससे इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपनी जमानतें तक करानी पड़े, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है. ये क्लॉज जो है ये नहीं होना चाहिए. अगर इसको क्राइम भी माना जाए तो फाइनेंशियल आप पेनल्टीज उसको बढ़ा सकते हैं. फाइनेंशियल पेनल्टीज की कोई बात नहीं है. वो आदमी समझेगा, डरेगा, कंप्लायंस करेगा, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स वाला है वो क्लॉज हटना चाहिए.
डॉक्टर त्रिपाठी जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? प्रोसिक्यूशन का का 10 किलो से कम का रिलैक्सेशन है, तो इसमें है कि कोई नहीं कह सकता कि इनका ज्यादा है। प्रूफ देना है हमारा रिक्वायरमेंट, जैसे हमने एफिडेविट देगा इनका अप्लाई कर रखा है, इन्होंने अप्लाई नहीं किया। आवाज ब्रेक हो रही है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हैं। नहीं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। हाँ अभी अब आ रही है आवाज? हाँ आपकी आवाज जी, आपकी आवाज क्लियर। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी यही तो बता रही है, हम लोगों ने बताया स्मॉल तो एग्जेम्प्टेड है एमएसएमई के केस के लिए। जब वो एग्जेम्प्टेड है तो कोई परेशान नहीं कर सकता अनलेस कि वो खुद ही गलती ना करे और लोग उसके खिलाफ शिकायत कोई ना ले आए। और हम लोग सबसे एफिडेविट ले भी रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब भेजते जाए। इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है कि उनकी रिक्वायरमेंट 10 KLD तक ही है या उससे कम है, या उन्होंने जो एप्लीकेशन में लिखी है उतनी ही है। तो इसमें कहीं पर कंपनसेशन इसी की बात ही नहीं उठेगी। हाँ नॉन एमएसएमई के केस में जरूर हो सकता है कि नॉन एमएसएमई के केस में अगर कोई 10 KLD से कम वाला है और उसने कुछ गलती की है तब फिर उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। केस में भी जिनकी कंजम्पशन 10 KLD से ऊपर है, एमएसएमई के केस में जिनकी कंजम्पशन 10 KLD से ऊपर है वो एनओसी तो नहीं देंगे, लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन वाला क्लॉज है ये नहीं होना चाहिए। अब ये क्योंकि पहले एक बार 30 जून तक के लिए कहा गया था, डेडलाइन दी गई थी, तो उसने अगर नहीं अप्लाई किया तो उसमें केवल देखिए उन्होंने अगर 30 जून और 24 सितंबर के बीच किया तो केवल 1 लाख में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बची। हाँ 24 सितंबर के बाद अगर वो अप्लाई कर रहे हैं अब रखा गया। अब इसके लिए हम तो ये तो पॉलिसी डिसीजन है, यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं भारत सरकार को और इसके बारे में कि इसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन एटलीस्ट 10 KLD से ऊपर या कुछ एक लिमिट तक के लोगों को दे दिया जाए। तो ये इसमें इस बारे में हम लोग तो उसको कुछ कह नहीं सकते ना, गाइडलाइंस में तो ये आ ही गया है इसी के लिए, एनवायरमेंटल कंपनसेशन के लिए। इसके लिए हमारा तरफ से आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर इस मंच से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी बात प्रॉपर चैनल के थ्रू उठाएंगे, लेकिन अगर आपके लोगों के थ्रू भी ये बात जाती है कि भाई इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन में ये एक पॉइंट आया था, जरूर, और ये एक तो वो थोड़ा सा मतलब आप सोचे ना बड़ा इनह्यूमन सा होता है कि इस चीज को हम क्रिमिनल केस बना दें। डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो गई या कोई इस तरह की समस्या आ गई तो ये कम से कम क्राइम नहीं होना चाहिए, और हैवी तो इसमें पेनल्टीज होनी चाहिए, हैवी पेनल्टीज हो जिससे कि आदमी डरे। लेकिन प्रोसिक्यूशन होने लगे ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए तो प्रोसिक्यूशन अच्छा माहौल नहीं। तो प्रोसिक्यूशन का तो हमारी गाइडलाइंस में कहीं प्रोविजन नहीं। अभी हो सकता है यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये प्रोविजंस होंगे। हमारा इसमें तो केवल एनवायरमेंटल कंपनसेशन की बात की गई है। जी और पेनल्टी मेरे ख्याल कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि हमें यूपी गवर्नमेंट के साथ हमें डिस्कशन करने पड़ेंगे। जी ठीक कहा आपने, तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पहुंचाएंगे। थैंक यू जी। थैंक यू साथियों, हम क्वेश्चन आंसर आवर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें एक तो हमारे पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे शुरू में, लेकिन पांडे जी शायद मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अश्वनी जी गाजियाबाद से कोई है? नीरज जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौशिक जी विशारद जी हैं। हाँ विशारद जी हैं, कौशिक जी भी थे वैसे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ कौशिक जी भी हैं। कौशिक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर मेरा कहना यही है कि जैसे अभी हमने एमएसएमई में एग्जाम्पशन मिला है 10 KL तक का जी। अभी इसमें अब तो ये क्लियर कि उसको अप्लाई नहीं करना, लेकिन उसका क्राइटेरिया सपोज करिए कल को कोई अधिकारी आता है कहता है कि आप 10 KL यूज करते हैं, आप कैसे सर्टिफाई करेंगे उसको? तो उसका एफिडेविट देंगे, एफिडेविट देंगे, वो तो बता दिया नहीं वो परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे पे हम लोग एफिडेविट देंगे। नहीं बट हमारा अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं अप्लाई नहीं करना, सिर्फ एफिडेविट सबमिट करना है। जैसा कि अभी रंजन जी ने बताया कि हमको एफिडेविट। सर आप जरा से इसको एक बार फिर क्लैरिफाई कर दें।
नहीं, जो कह रहे हो बात तो सही कह रहे हैं। हमने यही कहा था कि जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है उनको हमें डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। तो हमने ये मांगा कि अगर जो लोग एमएसएमई है और उनका 10 KLD से कम है तो हमको एमएसएमई का सर्टिफिकेट और एफिडेविट भेज दें कि उनकी 10 KLD से कम है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट इन द सेंस एग्जाम्पशन के ग्राउंड्स पे, ठीक है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है, हाँ, अब ये बात जिसने अप्लाई नहीं किया है और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, तो हमने यही कहा है कि आप मत करिए, क्योंकि हमें हर बार उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस पोर्टल पे एग्जेम्पशन का अलग से कुछ प्रोविजन बनता है, दैट विल बी नोटिफाइड लेटर। अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो जो उनका कंसर्न है जायज है कि कोई अगर आके कहेगा, तो आप चाहें तो अपना खुद ही एक फ्लो मीटर लगा के रख लें, बता दें, रिकॉर्ड लॉग दे दें उन लोगों को कि भाई देखिए हमारा तो इससे कम कंजम्पशन है। ये तो सेल्फ चेक, क्योंकि हमारे पास में अप्लाई करके कुछ अभी तो उससे वो होने वाला नहीं है लाभ, क्योंकि हम एग्जेम्पशन देंगे नहीं, रिजेक्शन करके चले जाएंगे। सर इसमें मेरा एक सजेशन है कि अगर इसको हम बजाय केएल के जो सबमर्सिबल पंप डलते हैं उसकी रेटिंग पे ले आए। जैसे माना हम मान के चले कि 3 HP तक का पंप है या 5 HP तक का पंप है, उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो इतना कम है कि वो उसका कंजम्पशन इससे ज्यादा नहीं होगा, और उससे बड़ी अगर पंप या मोटर लगी हुई है तो वो माना जा सकता है कि वो उससे ज्यादा है। देखिए सर, गाइडलाइंस नोटिफाई हो गई, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए, गाइडलाइंस का कंसर्न है प्रूव कर पाना कि ये 10 KLD से कम है। ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है। कोई भी आएगा कहेगा हमें बताओ कैसे प्रूव करोगे। हाँ, तो वो प्रूव करना हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसे बंद करो, वो आवाज आती है। ऐसे करिए, मान लीजिए 10 से ज्यादा हमारे प्रूफ लगी है, हमारा टोटल सर आपकी आवाज नहीं आ पाती है। विकास रंजन जी की आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। होना नहीं चाहिए, हम दो और दूर बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात हो रही है। आप बोलते हैं तो आवाज क्लियर होती है, और जब डॉक्टर त्रिपाठी बोल रहे होते हैं तो आवाज ब्रेक हो रही होती है। सॉरी, बट फोन का कुछ हो कि जो इसमें लैपटॉप में माइक्रोफोन है उसकी पोजीशन कुछ ऐसा होगा, शायद ऐसा कुछ फर्क आ रहा है। यही बात है जो त्रिपाठी यही बताना चाह रहे हैं कि लेस देन 10 KLD आपको पता है, आपकी रिक्वायरमेंट लेस देन 10 KLD है, आप एमएसएमई और आप एग्जेम्प्टेड है एज फार एज CWA गाइडलाइंस आर कंसर्न्ड, तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। आप कोई आएगा तो उसको ये प्रूफ दिखाएंगे, देखिए हम एग्जेम्प्टेड थे, इससे हमने एनओसी नहीं दी। तो आप लेस देन 10 KLD यूज कर रहे हैं, इसका प्रूफ आप अपने आप को रख लीजिए, फ्लो मीटर बना लीजिए, लॉक कर लीजिए उसको, और इतने वर्कर्स में इतना ये तो मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कहां से हो जाएगी, ठीक है। तो भी आपके लिए यूज हो रही है वहां पर। फ्लो मीटर लगा लीजिए, आप फ्लो मीटर लगा लीजिए, आप उन लोग को सबको अवेयर करा दिए कि फ्लो मीटर लगा ले, दिखा दे, देखिए ये लॉग है हमारा, फिर 10 KLD से ज्यादा रिक्वायरमेंट कभी रही नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन, अगर हम फ्लो मीटर कोई भी ISI मेक लगा लें जो ISI अप्रूव्ड हो, या कोई महंगा होता है। अब यहाँ पर बात है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि कैसे आपको वो इस चीज को करे, क्योंकि हमारी तौर से तो हमारी ओर से वो एक्टिविटी हाई है। हाँ, रेंडमाइज सेटिंग हो सकती है, और ऐसे में आपकी तो वो है जरूरतें हैं पानी की, वो देखी जा सकती है, समझा जा सकता है। जैसे हमने पंप की बात कही, वो भी देखा जा सकता है, उस टाइम में गलत पाया गया तब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप श्योर है, आपके अंदर कोई गलत मंशा नहीं है कि हम 10 KLD ज्यादा, तो आप हमेशा उसको प्रूव कर ले जाएंगे कि मेरी 10 KLD ही रिक्वायरमेंट थी, ऐसा नहीं मेरी वो है, मैं एक्सेप्टेड हूं। अच्छा सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा, प्लीज, मैं मतलब आप उसको, कि सपोज करिए मेरा कंजप्शन 10 KL से कम है, मैं एक दिन मतलब महीने में, मतलब साल में 300 दिन तो मैंने 5 KL या 4 KL 3 KL किया। सपोज करो किसी दिन मुझे जरूरत पड़ी 11 KL की, तो उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भी आपने एक दिन गया, ये फ्लो मीटर के बिना चेक नहीं होगा। ऐसी चीजों को लोग नहीं देते। कौशिक जी मैं खुद बोल रहा हूँ, कौशिक जी इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछो आप। ये इसकी कहीं कोई वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये तो व्यवहारिक चीजें हैं, इन चीजों के लिए
हमारे त्रिपाठी साहब और विकास जी कैसे जवाब दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं है इन बातों का। चलिए, आशीष मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष मल्होत्रा जी। अश्वनी जी, सुंदरानी जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको आप बुला लो। हाँ, सुंदरानी जी। सर, ये एक एक्रीडेशन कंसल्टेंट की बात हो रही है, कुछ सर्टिफिकेट्स लेने की, मतलब NABET से अप्रूव्ड एक्रीडेटेड कंसल्टेंट से। तो मेरे विचार से तो ये सर बहुत लिमिटेड होंगे यूपी में। क्या इनकी कोई लिस्ट होगी, या इसको क्या आप लोग ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करेंगे कि हमें ऐसा ना हो कि दिल्ली भागना पड़े या लखनऊ भागना पड़े? क्या हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा? ये कैसे दौड़ भाग होगी सर? CGW की गाइडलाइंस में लिस्टेड है सर। ऐसा है, मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो ये जरूरत केवल 100 KLD के ऊपर है, पहली चीज तो 100 KLD हम लोगों ने अभी सबको लेटर्स भी लिखे हैं, लिख रहे हैं हम लोग, जिनकी भी 100 KLD से ऊपर की एप्लीकेशन हमारे यहाँ है, और लिस्ट भी साथ में हम भेज रहे हैं जो एक्रीडेटेड, अभी तक नेबेट से एक्रीडेटेड कंसल्टेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है अवेलेबल। आप वेबसाइट पे देखेंगे वहां भी मिलेगी। और इसके अलावा और भी जोड़ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में 1 महीने के अंदर लिस्ट काफी लंबी हो जाए। उनको उसको आप यूपी में भी काफी है, यूपी में कम से कम 20-25 की तो लिस्ट मैंने ही जो अभी लेटर्स भेजे गए हैं उसमें देखी है, जिन लोगों को भेजा गया है मोर देन 10 KLD का। और वेबसाइट पे प्रोबेबली उन्होंने, जहां तक मैं समझता हूँ कि अपलोड कर दी है, तो अभी की एग्जिस्टिंग लिस्ट है। नहीं तो नेबेट में तो जाके आप देख ही सकते हैं, नेबेट की साइट पे आपको एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स की लिस्ट मिलेगी, काफी है, काफी है। और हम ऐसा करते हैं, इसके साथ शेयर कर देंगे जो अभी हमारे पास आई है सर। वो वही खोल के बैठा हूँ साइट में, उधर नहीं मिला सर अभी। वही साइट खोल के बैठा हूँ मैं कंप्यूटर पे, नेबेट की। जी सर, एक्रीडेशन स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसी में लिस्ट ढूंढ रहा था। वो तो क्या होगा ना, वो अप्लाई करने के लिए लोगों से कहा गया होगा, इसलिए वो वाला मैसेज दिख रहा होगा आपको। जो लिस्ट है वो नेबेट की साइट पे शायद हो, हमारी साइट पे है नहीं, लेकिन मैं तो अभी एग्जिस्टिंग लिस्ट में इस प्रेजेंटेशन के साथ भेज देता हूँ, हमारे पास हेडक्वार्टर से आई। सर, इसको भी NABET ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को पावर्स दे दिए कि उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा ये। इसमें अभी मैं पढ़ रहा था, तो NABET ने और किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू एक्रीडेशन दे रहे हैं वो अभी तो। ये आपको आगे चल के सर वो चेंज करना पड़ेगा, NABET की जगह उनकी जगह। अब ये अच्छा, तो उसमें ये लिखा है QCI के लिए करा हुआ है, QCI नेबेट का तो ऑलरेडी लिस्ट आ गई है, QCI की नेबेट लिस्ट आई है, जिसको हम भेज रहे हैं आपको, है प्रेजेंटेशन के साथ भेज देंगे। जो ये मैं यही बस एक चीज बता दूं, जो हम बार बार मेरे प्रेजेंटेशन में वो आ रहा था कि वेटलैंड के लिए एफिडेविट का वो प्रोविजन नहीं था, वही गलती से आया था, बाकी ज्यादा त्रुटियां नहीं है। मोर देन 20 STP के लिए बस एक स्लाइड मिस होती है, मैं अभी ठीक करके इसको भेजता हूँ आपके यहाँ। हमारे कोई और साथी कोई प्रश्न करना चाहते? प्रदीप गुप्ता जी हैं गाजियाबाद। हाँ, प्रदीप जी। सभी को नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है प्रदीप जी। सर, वैसे तो सब बातें हो गई हैं, हमारे सब सीनियर्स ने बात कर ली है। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था कि जैसे सर ने बोला है कि जनरल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो मैंने देखा इसमें ये था कि भी कोई डॉक्यूमेंट हमने नहीं डाला है, किसी वजह से नहीं डाल पाए हैं, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरा उसमें ये वो था कि छोटी छोटी गलतियों के ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, उसको करेक्शन के लिए मतलब कर दिया जाए। जैसे इसमें है कि भी कोई डॉक्यूमेंट आपने उसमें लिखा है कि हमने डाला है और वो हमें नहीं मिला किसी वजह, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं, सब MSME के जो मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते कि भी इन चीजों में उतने एजुकेटेड भी नहीं है हम लोग। हाँ, एजुकेटेड नहीं है, तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आउटराइटली रिजेक्ट करना है। हमारा कहना है कभी कभी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें नहीं है तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के ब्लैक डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा डाला गया कि अभी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। उस केस के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए या 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, 3-4 है, या किसी में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जरूर क्वेरी मांगेंगे आपसे। और ये नहीं कि उसमें रिजेक्ट, मैं कह रहा था कि भारत कोष और अप्लाई एप्लीकेशन की साइन कॉपी अगर इनमें से
हाँ स्कैन साइंड कॉपी नहीं है तो सीधे रिजेक्शन है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स केवल दिखाने के लिए कुछ भी कागज वहां पर लगा दिया है या ब्लैंक उस पे कागज लगा दिया है, तब लगता है कि इंटेंशन उसमें गलत थे भरने के टाइम में, तब उसको रिजेक्ट करने की बात है। वैसे बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा अगर हुआ। थैंक यू। उमेश बत्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे। उमेश बत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी सर। सर हम नोएडा से हैं। हमारा 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो फायर डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोगों को 10,000 लीटर्स का टैंक स्टोरेज रखना पड़ता है और काफी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, छोटी फैक्ट्रीज भी हैं, एमएसएमई की हैं। कहने का ये है कि अगर एमएसएमईज को बेसिकली अगर आप एग्जेम्पशन के तौर पे डाल रहे हैं तो एमएसएमई आधार कार्ड दिखाकर उसको एग्जेम्पशन में क्यों ना दे दिया जाए, इनकेस कोई आता है चेक करने के लिए। नहीं तो एमएसएमईज के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी इन चीजों को। जो प्रोडक्ट लाइंस आपके एमएसएमई की गाइडलाइंस में आप बता रहे हैं कि उनमें दिक्कत है, जैसे वाटर रिलेटेड कोई है, तो वहां पर डेफिनेटली आपसे एग्जेम्पशन की एनओसी ली जाए। अदरवाइज आप एमएसएमईज को एज एग्जेम्पशन के लिए छोड़ दें अगर उनके पास हैं, बिकॉज एमएसएमई आधार के ऊपर ही प्रोडक्ट लाइन क्रिएशन। सर ऐसा है ना कि जो अभी हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस थी उनके लिए तो हमें करना पड़ रहा है। हो सकता है फ्यूचर में ये प्रोविजन हमारी वेब पोर्टल पे आ जाए कि एग्जेम्पशन लेटर्स इशू होने का शुरू हो जाए, क्योंकि लेकिन अभी हमारे पास बल्क में एप्लीकेशंस हैं और नई गाइडलाइंस के हिसाब से अपडेटिंग हो रही है उसकी पोर्टल की, तो ये प्रोविजन क्रिएट करने में टाइम लग सकता है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक कोई जगह है जहां पर बहुत जरूरी हो जा रहा है तो आप हमसे लिख लीजिए, हमें मांग लीजिए लेटर लिख के, हम आपको लिख के दे देंगे कि आप एग्जेम्प्टेड है। हम लोग इतना कर सकते हैं उस केस में। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर वो पूरी रूट होगी और रिजेक्ट करेंगे तो या एग्जेम्पशन देंगे, दैट विल टेक कंज्यूम लॉट ऑफ आवर टाइम और बाकी की एप्लीकेशंस पीछे रह जाएंगे और बल्क यही वाली होती हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा कोई जगह है जहां पर बहुत ही स्पेसिफिक बहुत ऐसा जरूरत पड़ जा रही है, पहले तो आप गाइडलाइंस दिखाइए हमारी जो वेबसाइट पे पड़ी हुई है, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्टेड है, तो आपका काम वहीं चल जाना चाहिए। प्लस आपकी लेस देन 10 KLD की रिक्वायरमेंट आपको प्रूफ करनी चाहिए। उसके बावजूद भी कोई नहीं कर रहा है तो आप कोई हमें लिख सकता है कि भाई नहीं है तो हम एक लेटर भेज देंगे अलग से ऑफलाइन का। इतना ही मदद हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी बल्क में नहीं कर पाएंगे फिर उस केस में। चेतन भल्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे। विकास रंजन जी, एक अश्विनी जी एक सेकंड। डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर विकास रंजन जी, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे कई सारे मेंबर्स को इस बात को लेके कुछ एप्रीहेंशंस हैं, काफी जस्टिफाइड भी हैं, और ये देखते हुए कि यूपी अकेले में ही लगभग 91 लाख एमएसएमईज हैं, 91 लाख, and we presume that at least about 25 to 30% of these would be having some or the other kind of submersible pump. So the figure, the numbers are enormous. अब होता क्या है कि with all the good intentions, ये जो भी आपने guidelines बनाई, they all are with very good intentions. कहीं इसको लेके हम लोग we are not questioning that, but when it comes to the execution part at the field level, there are people जिनको जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करने लग जाते हैं और वो उसको बहुत डिस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, which is why all these apprehensions are there. So अभी अश्विनी जी ने जो एक सजेशन दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और कि आपने जैसे 10,000 किलोलीटर का या 10 क्यूबिक मीटर पर डे के ऊपर एक एग्जम्पशन दी, इट्स अ वेरी वेलकम मूव, बट हैविंग सेड दैट एंड डन दैट, एक चीज आप शायद इस बात को एग्री करें, हम लोग यूपी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के सामने इस बात को बार बार रखते थे कि थ्रेशोल्ड को 5 HP तक के पंप्स को थ्रेशोल्ड दे दो और 5 HP तक से 5 HP और उससे नीचे वालों को एग्जम्प्टेड कैटेगरी में रखो, लेकिन क्योंकि कोई थ्रेशोल्ड था नहीं तो इसलिए दे वर नॉट वेरी एक्सेप्टेबल टू एग्रीइंग टू दिस आइडिया। लेकिन अब जब थ्रेशोल्ड आ गया है और ये प्रोविजन हो गई है तो CGW लेवल पे हम लोग आपसे सजेस्ट करेंगे कि जो अब आगे अथॉरिटी की विद इन अपनी आपस में आप लोग की जो भी डिस्कशन होगी, तो इन सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिस्क्रिशनरी पावर्स और इन सब चीजों को लेते हुए आप लोग एक पॉइंट जरूर रखें कि क्या हम लोग 10 किलो लीटर को साथ में एक और ये एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं
कि submersible pumps with capacity up to 5 HP should be exempted so that this discretionary power part is eliminated, and such huge number of MSMEs are needlessly, they are subjected to harassment. That should not be there actually. So this is my humble suggestion and request to you कि when you go back to अपना CGWA, तो उसमें इस बात को जरूर एक बार रखें कि what has actually come out through interaction with us. Thank you. Thank you रजत जी, आपने मेरे पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से दोबारा रख दिया। चेतन भल्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चेतन भल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चेतन भल्ला जी भी अपनी बात रखें। सर नमस्कार, डॉक्टर रंजन और डॉक्टर त्रिपाठी, मेरा क्वेश्चन, जैसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनमोहन अग्रवाल जी ने मेंशन किया कि उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है यूपीसीडा, वो पाइप वाटर नहीं प्रोवाइड करती है। तो सर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो कि अभी क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल में है और अगर फ्यूचर में वो ओवर एक्सप्लॉइट एरियाज में मूव करते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन एरियाज में जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं सर। देखिए, रिस्ट्रिक्शन तो एज सच एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए कोई नहीं है। दो ही चीजें हैं कि एक्सपेंशन जहां वाटर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो वो अलाउ नहीं होगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए, लेकिन इसमें डोमेस्टिक और उस यूज के लिए अभी कोई बात गाइडलाइंस में नहीं गई है। सिंपल ये कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपेंशन चाह रही है और ओई में है तो उसको एक्सपेंशन नहीं मिलेगा जहां ग्राउंड वाटर का इंक्रीज भी वो चाह रही है। बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा तो कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है, केवल आपके ग्राउंड वाटर चार्जेस चेंज हो जाएंगे। आप एब्स्ट्रक्शन चार्जेस दे रहे थे, चेंज होकर रिस्टोरेशन चार्जेस में चले जाएंगे, इतना ही फर्क आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरियाज में ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ जाएंगे तो वहां के एमएसएमई आगे अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सपेंशन फेज में नहीं जा सकते हैं वो लोग, अगर उनकी रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ती है उसकी वजह से। एमएसएमई लेस देन 10 KLD तो लिखा ही हुआ है साफ साफ, ठीक है, वो तो एग्जेम्प्टेड हो गए। लेकिन ओई में एमएसएमई नई भी अलाउड है और अगर एक्सपेंशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है अलाउड रहेंगे, वो एमएसएमईज तो अलाउड ही रहेंगे एक्सेप्ट कि वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ना हो। ओके, बट सर बहुत से एमएसएमई ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 KLD से ऊपर, खासकर जो फूड इंडस्ट्री के लोग हैं जो एग्रो पार्क्स में है, वहां पे क्योंकि वाटर एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है उनके प्रोसेस का, तो वहां पे हो सकता है कि वो एमएसएमई में हो लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट 10 KLD से ऊपर की हो। यहाँ पर 10 KLD का वही जिक्र ही नहीं आ रहा है इस केस में। ओई के केस में रिस्ट्रिक्शन में 10 KLD का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये केवल ये है कि ओई में नई इंडस्ट्री अलाउड नहीं होगी एक्सेप्ट एमएसएमई। इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि कितने तक का उसका वाटर रिक्वायरमेंट है, केवल और केवल रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं होनी चाहिए या सिमिलर कैटेगरी की जैसे ब्रीवरीज हैं, ये सब है, ये ना होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और हमारे साथी कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? रिवाड़ी जी आपके कुछ क्वेश्चंस थे जैसा आपने बताया था। बिमल रिवाड़ी जी, हमारे डिविजनल चेयरमैन बरेली। हाँ बिमल जी, आपका वो म्यूट हो रहा है, इसे प्लीज अनम्यूट करिएगा आप अपने आप को। सर हाँ अब ठीक है। Most of the questions have been answered and taken care of in this deliberations. Right. Okay, thank you. सर तो मेरे ख्याल से मैं अंजुल सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है, पूछ सकता हूँ? हाँ बताइए अंजुल जी। हाँ अंजुल जी पूछिए। मेरा सर ये एक सजेशन और एक मतलब सजेशन प्लस क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से ये नॉर्म्स या रूल्स जो आया है, अगर इसमें कुछ कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो जाता ना सर, कि जैसे जिन इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर लिया जाए जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट रहती है और ज्यादा रहती है, अगर उनपे ये बंद करो, ये वाला रूल अगर उनपे इन्फ्यूज करा जाता तो वो ज्यादा बेटर रहता। अब जैसे हम लोग हैं या कोई भी किसी का लोहे का प्लांट है, किसी का स्टील का प्लांट है, तो वहां पर एक जनरल रिक्वायरमेंट स्टाफ के लिए ही होनी है पानी की। और कोई अगर फूड से रिलेटेड किसी का है या किसी का वॉशिंग से रिलेटेड है या कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ दिन भर पानी की जरूरत रहती है,
तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनपे अगर कोई नियम या रूल्स अगर उनपे इन्फ्यूज किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता और बाकी के जो लोग थे वो सफर होने से बच जाते, तो ये ज्यादा बेहतर रहता सर। बाकी तो अब ये तो सभी के लिए हो गया है कि सभी लोगों को ही फॉलो करना है या सभी लोग उसकी जद में आ जाते हैं। सफर तो मेरे ख्याल से इसमें केस में कोई और नहीं लग रहा है, क्योंकि इवन ओई तक में सबको अलाउड है, एमएसएमईज को एक्सेप्ट पीडी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बहुत बड़े प्लांट्स। तो मुझे लगता नहीं है कि इस केस में कोई जो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की जहां तक गाइडलाइंस है उसमें कोई सफर कर रहा है। ओनली थिंग इज द अमाउंट चेंजेस, रिस्टोरेशन चार्जेस चेंज, एब्स्ट्रक्शन चार्जेस रेट चेंज, that are the only changes। तो मुझे एज सच तो नहीं लग रहा है कि कहाँ सफरें। आपके सारे प्लांट्स जहां आपको जरूरत हो रही है वर्कफोर्स के लिए वो तो सबको मिल रहा है, इवन वही में भी मिल रहा है। अश्विनी जी एक पॉइंट मैं भी पूछना चाहूंगा। अश्विनी जी आइए। हाँ प्लीज आइए। अवधेश जी प्लीज आइए। थैंक यू अश्विनी जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी SGWA जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है यूपी के लिए, दोनों वो पैरेलल लागू होंगी, साइमल्टेनियसली दोनों को फॉलो करना होगा। मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन अपना जारी किया है अधिसूचना, जिसमें कि उन्होंने पूरे यूपी के क्षेत्र को उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये क्षेत्र जो है वो उसके अंदर कवर होंगे। तो मैं अगर लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं जो कि रूरल होने की वजह से वो उनके स्टेट गवर्नमेंट ने उनको उसमें एक जनरेट कैटेगरी में डाला हुआ है। तो वो जो अधिसूचना जारी करी गई है उसमें कवरेज उन क्षेत्र की नहीं हुई है। तो CGWA की गाइडलाइन में जो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो उन्होंने एरियाज मार्क करी है, क्या वही अप्लाई करेगा या CGWA ने भी कोई इस तरीके की कोई एरिया वाइज भी अपनी गाइडलाइन में कोई चीज नोटिफाई करी हुई है? सर यहीं पर यहाँ पर जैसा कि उस मीटिंग में भी रजत जी ने भी बोला था, और ये देखिए गाइडलाइंस हमारी पैन इंडिया है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रिंजेंट है, पहली चीज तो वो लागू होनी है, प्लस दोनों को कैसे रिकंसाइल कराया जाए इसके लिए आप लोग को ही, क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस द डे देयर गाइडलाइंस कम इनटू फोर्स our guidelines will cease to exist in your उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल कंफ्यूजन के साथ नहीं चल सकती हैं। हाँ, एक ही चीज हो सकती है कि उनको किस तरह से रिकंसाइल करें कि इंडस्ट्री सफर ना करे। अब ये तो जैसे रजत जी के पास में इस बात का कोई छोटा वो जवाब हो सकता है, दे माइट हैव बीन परसुइंग दिस मैटर, और कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है पिछली मीटिंग के बाद से हो सकता है कर रहे हो इसके बारे में। इसको बता नहीं पाऊंगा मैं। हम लोग तो खैर म्यूचुअली बात कर लेते हैं हमारे जल्दी तो जो है वो, मैंने कहा क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से इमीडिएटली लगा कि हाँ कुछ एरिया जो है एग्जेम्प्टेड है वो इसमें क्या कवर हो जाएंगे क्या इसके अंदर, बट ठीक है, वी विल क्लैरिफाई दैट। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। एक बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा आज का। एक सेकंड अश्विनी जी, एक काफी सेकंड जो संशय थे। अश्विनी जी मैं डॉक्टर साहब से एक चीज जी रजत जी, डॉक्टर साहब पैरा जी रजत जी, डॉक्टर साहब पैरा 4.1 के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज प्रोविजन दी हुई है कि इवन इन ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन्स no objection certificate for drinking / domestic use for workforce green belt used by these by even a non-MSME industries will be granted. So this is a very good provision कि जहां तक green belt और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वहां पे नॉन MSMEs को भी ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन के अंदर पानी की एक्सट्रैक्शन की परमिशन ग्रांट करनी। न्यू इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू इंडस्ट्रीज सर, बिल्कुल न्यू। नाउ इसी बात से एक थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें कि जब 10 किलो लीटर का जो अकाउंटिंग की जाएगी, क्या इसके अंदर दैट वाटर विच इज यूटिलाइज्ड बाय द इंडस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर लैंडस्केप irrigation, would that be excluded or would that be part of this 10,000 kiloliter? Because this could be a clinching difference actually. ये तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ट्रिकी, when we process some application then only we will come to understand this। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं जहाँ तक हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि क्वांटिटी की बात नहीं की गई है,
when you read 4.1 para, there is no mention of quantity. तो इसलिए मुझे लगता है ये बात बाद में हो सकता है इसका कोई फर्क इससे ना पड़े, क्योंकि लेस देन 10 KLD की MSME अगर चाहे न्यू तो वैसे ही एग्जेम्प्टेड पहले ही कटिंग खत्म हो गई हो. Not only thing is कि जैसे 10 किलोलीटर it's a relatively very small quantity. It is not a large quantity. And होता क्या है कि बीच में अगर मान लीजिए कि 2000 लीटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है और या लेट अस से 1500 लीटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है और 3-4 हजार किलोलीटर ग्रीन अपना लैंडस्केप इरिगेशन या ग्रीन बेल्ट के लिए, क्योंकि हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर राउंड द ईयर रहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि 10 पेड़ लगाइए, हर साल 10 पेड़ लगाइए. और अब अगर हर इंडस्ट्री 10 पेड़ लगाती है, आज की परिस्थिति होगी कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के पास अपने अंदर बाहर मिला के 25-50-100 पेड़ होंगे. अब इनको अगर हमने पेड़ लगा लिए हैं, इनको देखिए अल्टीमेटली थोड़ा बहुत पानी तो देना ही पड़ेगा, और ये थोड़ा बहुत पानी कर करा के 1000, 1500, 2000 लीटर बड़े आराम से चला जाता है, कोई छोटी मोटी, और गर्मियों में ज्यादा जाता है. अब इशू क्या आता है कि जब हमारा अगर प्रोसेस जो हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट है उसमें उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाए, देन दिस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. यहीं पे थोड़ा सा मैं आप लोग का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पार्ट को थोड़ा सा इसको दिखवाइए कि ह्यूमन कंजम्पशन और ग्रीन बेल्ट या लैंडस्केप इरिगेशन का जो कंजम्पशन होगा उसको 10,000 किलोलीटर से अगर अलग करवा दें तो दैट वुड बी अ बिग रिलीफ टू इंडस्ट्री अगेन. somehow मतलब मुझे लग रहा है कि ये फिर मिस किया, क्योंकि इस वाले पैरा में जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 10 KLD का कहीं कोई वो नहीं है, सीलिंग ही नहीं है. आप जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली बताएंगे ग्रीन बेल्ट की वो पूरी मिलेगी. हाँ, ये जरूर हम लोग चाहेंगे कि ओई में स्पेशली आप इसको ग्रीन बेल्ट को ट्रीटेड से जितना ज्यादा से ज्यादा करके पानी बचा सकें उतना अच्छा हो सकेगा, ये जरूर है. लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसको 10,000 पे हम जाके सील कर देंगे. इस पार्ट को सर थोड़ा सा इस पार्ट को भी अपनी मतलब फ्यूचर डेलिब्रेशंस के अंदर इस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप लोग विचार मंथन करके ना, दो चीजें अपनी हैं कि एक तो वो सबमर्सिबल पंप का एक पार्ट अगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा देख लें, और दूसरा ये ग्रीन बेल्ट या लैंडस्केप इरिगेशन और ह्यूमन कंजम्पशन इस पार्ट को भी थोड़ा सा एक अलग करवा दें तो दैट कैन बी अ बिग रिलीफ एक्चुअली. उस पैरा में वो थोड़ा छुप जा रहा है. ये आप कहना चाहें तो थोड़ा सा अलग से कहीं हाईलाइट हो जाए, आप ये इस चीज को चाह रहे होंगे. अदर देन या एक छोटा सा एक 2-4 वर्ड्स आ जाए दैट 10,000 किलोमीटर अदर देन द वाटर कंज्यूम्ड फॉर ग्रीन बेल्ट इरिगेशन और फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो बस वो अदर देन दीज टू थिंग्स एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. अच्छा, पता नहीं. ओके, ठीक है, इसको ओके वी विल सी कि क्या कर सकते हैं. ठीक, राइट. ओके, थैंक यू रजत जी, त्रिपाठी जी का, रंजन जी का और बाकी सब लोगों का भी शुक्रिया. बहुत एक अच्छा सेशन रहा. काफी जो शंकाएं थी हम लोगों की उनका भी निरावरण हुआ. और अब मैं एक फाइनल कमेंट के लिए अपने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक फाइनल कमेंट दें आज की मीटिंग के ऊपर. आदरणीय त्रिपाठी जी और विकास जी, बहुत बहुत आपका आभार. आज का जो सेशन है CGWA के ऊपर डिस्कशन हुआ, नई गाइडलाइंस के ऊपर डिस्कशन हुआ और बहुत सारी चीजें हमारे उद्यमी भाइयों ने आपके समक्ष रखी. बहुत ही गहन स्टडी के बाद कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित भी किया गया और आपसे निवेदन ये है कि आप अपनी रिकमेंडेशन जरूर वहां भेजिए. जैसे कि अभी पंप वाला एक रजत जी ने प्रपोजल रखा कि इफ इट इज 5 किलोवाट का पंप अगर जो हो जाए इंस्टेड ऑफ और करके कर दें कि 10 क्यूबिक मीटर और 5 HP मोटर, whichever is convenient for you. तो ये दोनों चीजें भी चल सकती हैं एक साथ. और ग्रीन बेल्ट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो प्रोत्साहन हम लोगों को करना है अपने साथियों को भी पेड़ लगाने का और बहुत सारे काम करने का, तो देखिए एनकरेज तभी होंगे जबकि हम किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं होंगे.
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लास्ट ईयर से वाटर कंजर्वेशन मिशन अपना एक मिशन बनाया हुआ है और इंडस्ट्री को हम अवेयर कर रहे हैं किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी की बचत करें। शायद ये आपका जो ये मिशन चल रहा है उसमें सहायक सिद्ध होगा आफ्टर सम टाइम, और आप वास्तव में इसको अप्रिशिएट करेंगे कि वी ऑल आर डूइंग, हम किसी बंदिशों के तहत ना करते हुए अपने आप करना चाह रहे हैं। और ये लास्ट ईयर हम लोगों ने मिशन बनाया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को हमने इसके साथ जोड़ा, वो लोग हमें टेक्निकल गाइडलाइंस भी देते हैं जगह जगह पर जो हमारी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि बहुत छोटा साइज भी है जहां जगह नहीं है, तो वहां पर किस प्रकार से हम ये वाटर कंजर्वेशन का प्लांट लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग खुद भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। और आप जानते ही हैं कि जो पानी की आवश्यकता है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें पानी देके जाना है, तो अभी से हम लोग बचत भी कर रहे हैं। और जो रेगुलेशंस आप लोगों की तरफ से हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, हम उसको निश्चित रूप से बिल्कुल मन से आपको बता रहे हैं, हृदय से बता रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से उसका क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन इतना हमारा, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के समय में हमें दिक्कत पैदा करती हैं, वो ऐसे हमें गैप्स नहीं छोड़ने चाहिए उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जो यहाँ पर नीचे के स्तर पर अपने विवेक से काम करती हैं। सच्चाई ये है कि कभी कभी अगर जो आपस में तालमेल ना हो, उस आपस के तालमेल ना होने की वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। तो जैसे 2-3 पॉइंट्स अभी बताए गए कि इनको आप अगर जो अपने उसमें जो गाइडलाइंस है उनके अंदर समायोजित कर देंगे तो संभवतः हमारी जो आने वाली भविष्य की परेशानियां हैं उससे हम बच सकेंगे। और आप लोगों की इंटेंशन भी बहुत साफ है, गवर्नमेंट की तरफ से आप जो भी चाहते हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। हमारा भी पूरा प्रयास है, क्योंकि जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, इंडस्ट्री सहयोग नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ, तो इन बचत का, इन सब चीजों का जो नियम लागू हो रहे हैं, उन नियम को लागू करने का क्या फायदा होना है सोसाइटी को, वो भी हमें सोच के रखना पड़ेगा। इंटेंशन जरूर देखनी पड़ेगी। आप जो हमने नियमावली बनाई है कि हमारे इंडस्ट्री की और उद्यमी की इंटेंशन क्या है, आर दे रियली फॉल्टी, क्या वास्तव में वो एक तरह से इस क्राइम को करना चाह रहे हैं, जो कि जैसे कि हमारे संजीव अरोड़ा जी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की जो धाराएं हैं इनको हमें हटा देना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो, हमने भी इस समाज को और इस देश को आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग करना है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो क्लॉजेस हैं उन्हें हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने वाला क्रिमिनल कभी नहीं हो सकता। वो उसकी गलतियां हो सकती हैं, गलतियों से कुछ चीजें वो छोड़ सकता है, कोई गलत काम कर सकता है। तो गवर्नमेंट हैज टू बिकम फैसिलिटेटर फॉर अस। हमें ज्ञान दीजिए, हमें जैसे आज आपने हमारे पास आए, आपके मैं फिर दोबारा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज के लिए कि आपने हम लोगों को आके अपने आप इनिशिएटिव लेके हमारे सामने बहुत सारे पॉइंट्स रखे जो जिसको हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आपने उनको करा। और निश्चित रूप से हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी एक समन्वय बनाएंगे। आपके नियम और स्टेट गवर्नमेंट ने जो नियमावली बनाई है उनमें आपस में तालमेल किस तरह से बैठा सके, उसका प्रयास आईएए बहुत गहनता से कर रहा है। और निश्चित रूप से जो चीजें आप हमें दे सकते हैं हम उनसे और मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पे हमारा ज्यादा अधिकार होता है ये काम करने के लिए। इन चीजों में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए हमारे उद्यमियों को जो भी आप गाइडलाइंस देते रहेंगे, हम आपका सदैव अभिनंदन करेंगे और उस काम को पूरा करने में पूरी अपनी शक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन हम बस इतना चाहते हैं, यदि हमें अपने प्रदेश को, अपने देश को उद्यमी प्रदेश बनाना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इन सब चीजों को इतना क्रिटिकल ना बनाते हुए, बहुत साधारण रूप से बनाते हुए, जिससे हम सब लोग इसका अनुपालन कर सकें, ऐसा हमें अगर जो वातावरण मिलता है तो निश्चित रूप से आपके बनाए भी, आपके द्वारा दी गई इन गाइडलाइंसों का हम पालन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी अपने गेस्ट का, अपने साथियों का, अपने उद्यमी भाइयों का, और बहुत अच्छे बातें बताई हमें,
मैं उन सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं पुनः और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब बस अंत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली जो सजेशंस आप लोगों ने दिए ना, इनको थोड़ा राइटिंग में एक बार भिजवा दीजिए, जिससे कि हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल। और दूसरा है कि जो आपका नई गाइडलाइंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के पैसे आप देना चाहेंगे हमें, या हम लोग आपके एरिया में कैंप लगा दें, तो उसके बारे में भी अपना सजेशन दे दीजिएगा। चाहे गाजियाबाद है, लखनऊ, कहीं भी कैंप लगाना हो तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। त्रिपाठी जी, मैं इतना कहूंगा क्योंकि एनसीआर रीजन में शायद हमारे ज्यादा उद्यमी हैं जिनको एनओसी लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो वो स्थान पर एक लखनऊ में लगवा दीजिए और एक इस वेस्टर्न साइड में कहीं भी हो जाए तो नई एप्लीकेशन तो लोग कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन पुराने जो हमारे पास बैकलॉग है कैंप अगर उसके लिए लगेगा तो बेटर रहेगा जैसे कि हमारे बैकलॉग क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट वो तो फिर हम लोग पास टाइम पूरा है, कैंप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से बाकी की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। और अब बस अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनमोहन अग्रवाल जी से कि वो हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट का और सभी सम्मानित सदस्यों को एक वोट ऑफ थैंक्स जरूर दें जिन्होंने 2 घंटे की ये मैराथन मीटिंग हम लोगों के साथ की है। श्री मनमोहन अग्रवाल जी। थैंक यू अश्विनी जी। मैं आईआईए की तरफ से रियली बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर त्रिपाठी जी का और डॉक्टर विकास रंजन जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने की बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोगों को सामने किस तरीके से हम लोग एनओसीज और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनओसी के लिए वो ऑनलाइन करने के लिए वो उन्होंने आज हमारे सामने रखी बातें, और हमारे जो भी भ्रांतियां थी या जो हमारे भी डाउट्स थे मन में उनको क्लियर किया आज। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी और डॉक्टर रंजन जी, यू आर रियली वेरी मच थैंकफुल। वी आर एंड हम लोग आगे भी इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि आपके साथ इसी तरीके का इंटरेक्शन करें, और जो कैंप वाली बात आपने आज रखी है हम लोग जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इसमें डॉक्यूमेंट जाने जरूरी नहीं है कि आप एनसीआर में जाकर के ही करें। हम लोग अपने सेंट्रल ऑफिस में या कहीं पर भी एक जगह पर सारी एप्लीकेशंस इकट्ठा कर लेंगे और फिर वहां से हम लोग उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है। इस तरीके का फिर हम आपके साथ इंटरेक्ट करके इस तरीके का कोई एक कैंप अपने सेंट्रल ऑफिस में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। थैंक यू यार, ये बंद रखो। थैंक यू एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब नमस्कार, थैंक यू वेरी वेरी मच। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत आपने थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर जी। क्रॉस करने से जाता नहीं ना, लीव करना पड़ेगा।